वाइट में हर माफिया के बिजनेस होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा माफिया नहीं है जिसके वाइट के बिजनेस नहीं हो। मैं इसको आफरीदी कहूँगा, कामरान फारीदी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका असली नाम कामरान आफरीदी है। बहुत सारी जगह को कराने के लिए आपको कुछ मुस्लिम लोग चाहिए होते हैं, तो ये उस चीज़ में फिट बैठ रहा था। बहुत सारे कंट्रीज़ या मुस्लिम्स के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, तो FBI ने इसके इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो मिशन इसको दिए जाते थे काउंटर टेररिज्म के। ये बात सच है कि जाबिर मोतीवाला एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए। अब वो किसके लिए काम करता है ये कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को आज एक लेजेंड या एक हीरो बना दिया गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके बारे में बातें कर ली गई है, तो लोगों के दिमाग में वो एक हीरो की तरह हो गया है। तो दाऊद इब्राहिम ऑलरेडी ग्लैमर में वो अब से नहीं है, बहुत पहले से उसकी लाइफस्टाइल बहुत वैसी थी। अगर दाऊद इब्राहिम को आप बाहर आउट ऑफ द वे देखें क्राइम की दुनिया से, तो वो आपको हमेशा किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ दिख रहा है। ओवरऑल जो ये दुनिया होती है क्राइम की, अंडरवर्ल्ड की, माफिया की, ये क्या होती है अंदर? देखिए, अगर आप बहुत बड़े माफिया हैं तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके जान के ऊपर खतरा है? हमेशा रहता है। जो काम मैं करता हूँ वो बहुत रिस्की है, हमेशा रहा है। कई बार फ़ोन कर करके लोगों ने मुझे हड़काया भी है। मैं तो 3 दिन तो एक माफिया ने मुझे हाउस अरेस्ट किया है वियतनाम में, शायद आपको पता नहीं होगा। मैं वो क्वेश्चन सुन के सोच रहा था, भाई ये क्या पूछा है? छोटा शकील वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, उससे आप पूछ रहे हो कि आपका लव इंटरेस्ट क्या था? इसके अलावा जो सबसे पहला क्वेश्चन शकील से पूछा वो ये पूछा था कि आपका नाम छोटा शकील छोटा कैसे शकील, राइट। पड़ा, आपका ओहदा छोटा था या आपकी लंबाई कम थी। बिजनेस शकील के अपने होंगे या नहीं होंगे इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन डी कंपनी में वो CEO का हक रखता है, ओहदा रखता है, आज भी रखता है, आने वाले टाइम में भी रखता है। जब तक कंपनी है तब तक वो CEO रहेगा। क्योंकि आपने शरद पवार का नाम लिया है, आपको लगता है उनके लिंक्स थे दाऊद इब्राहिम से? मेरा मानना था कि इस समय सरकार मान लेती कि हम तुम्हारी सारी शर्तें मान रहे हैं, तुम आ जाओ। आने के बाद तुम शर्त मानते या नहीं मानते, तुम्हारे पास दाऊद इब्राहिम तो होता। क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था? यार देखो, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, अगर सरकार कह रही है इन्वॉल्वमेंट था, मैं मानूंगा इन्वॉल्वमेंट। आपको कभी ऐसा लगा कि ये जो छोटा शकील है या दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी इन जनरल है, ये इनके मन में वो चीज़ है हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स वाली? मीडिया हर चीज़ सच कहती है? बिल्कुल कहती है। बिल्कुल कहती है। जब तक TRP मिल रही है तब तक सच है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट एक रिटर्निंग गेस्ट है और ये आप सभी के फेवरेट है। इनका नाम है अंबर शर्मा जी। अंबर शर्मा जी एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स और अपराधियों के इंटरव्यूज़ लिए हैं। और आज इस पॉडकास्ट पे हम उनके इन्हीं कुछ इंटरव्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे उन्होंने छोटा शकील का इंटरव्यू क्रैक किया और उसके साथ में 90 मिनट तक बात की, जिसमें उन्होंने उसके लाइफ के कई सारे पहलुओं को बाहर निकाला। इस पॉडकास्ट में हम एक और शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका इंटरव्यू अंबर जी ने लिया है और उसका नाम है कामरान फारीदी। कामरान फारीदी एक एक्स FBI एजेंट था जिसके दाऊद के साथ लिंक्स थे। इस पॉडकास्ट का एक सबसे खास पहलू ये भी है कि हमने अली बुदेश के बारे में बात की। अली बुदेश ने खुद अंबर शर्मा जी को कॉल करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और इस पॉडकास्ट में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर काम कैसे करता है, उसके लाइफ में कितने सारे खतरे होते हैं। दिस इज़ एन एपिसोड फुल ऑफ थ्रिल्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा और आप इसे अंत तक सुनेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप इसे एटलीस्ट अपने 10 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। अंबर शर्मा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तीसरा है। एंड इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ है उनके बारे में। एंड ये भी कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ थे जो दुनिया में किसी ने नहीं किए, वो आपने किए। एंड कुछ ऐसी डिटेल्स आप सामने लेके आए थे इन इंटरव्यूज़ के थ्रू जो पूरे वर्ल्ड में शायद किसी के पास अवेलेबल नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जिनका आपने इंटरव्यू किया है। तो उन सब की बात करें उसके पहले एक तीसरी बार आपका स्वागत है शो पे। धन्यवाद धन्यवाद। और देखो, हमने कपड़े भी नहीं बदले हैं। इतनी जल्दी आ गए हैं। यही तो ट्रिक है। आपके यहाँ इतनी तीसरे पॉडकास्ट के लिए इतनी जल्दी आए हैं, कपड़े भी नहीं बदले हैं। कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं मिला और आ गए। बिल्कुल। यही तो ट्रिक है। अब इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं आपके जो इंटरव्यूज़ आपने किए हैं
इन आपके जो जर्नलिज्म का करियर है उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से ज़्यादा मैं कहूँगा इन्वेस्टिगेटिव इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री जो जर्नलिज्म का ही जी, हिस्सा है। जर्नलिज्म का एक जर्नलिज्म बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें कई बार फिल्म मेकिंग भी एक हिस्सा आ जाता है। तो जर्नलिज्म में मेरा जो हिस्सा है वो इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़ का है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से हो। हाँ, मैं फिर से आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, मेरा पहला प्यार और हमेशा जो रहेगा वो वाइल्ड लाइफ रहेगा। मैंने जीवन की शुरुआत ही वहाँ से की है और आगे भी वाइल्ड लाइफ को कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेटिव जो डॉक्यूमेंट्री उसका हिस्सा है, जो क्राइम को एक्सपोज करने वाला है, वो मेरा एक अलग अदर साइड ऑफ कॉइन है, जिसमें जो मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशंस जो दी हैं वो शायद कभी भी किसी ने पब्लिक डोमेन में नहीं दी थी, सबसे पहले मैंने ही वो दी थी। राइट, ओके। तो इस पॉडकास्ट पे हम जो पहले इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, आपको लोग बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए जानते हैं। एक छोटा शकील के साथ था और एक जो दूसरा सबसे बड़ा इंटरव्यू था वो कामरान फरीदी का था। इफ़ आई एम टेकिंग द कामरान फारिदी, हाँ। कामरान फारिदी की स्टोरी क्या है वो जानेंगे, बट उसके पहले कामरान फारिदी है कौन? देखिए, कामरान फारिदी उसका ऑफिशियल नेम है, ये उसका असली नाम है, लेकिन जो उसका फारिदी कोई सरनेम नहीं होता। ये अभी तक किसी को पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। मैं आपको आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको इसकी कहानी बता रहा हूँ कि फारिदी सरनेम कहाँ से आया। असल में कामरान जो है वो आफरीदी है। वो आफरीदी ट्राइब को बिलोंग करता है। आफरीदी जो एक ट्राइब है जिसमें शाहीन आफरीदी जो पाकिस्तान का बॉलर है, शाहिद आफरीदी जो वहाँ का बैट्समैन और बॉलर है। आफरीदी क्योंकि इंडिया में आफरीदी बोलेंगे तो दो लोगों को आदमी जो है अच्छे से पहचान लेता है। तो आफरीदी जो है वो वहाँ का उस नॉर्थ साइड का है जहाँ पे वो ट्राइब्स हैं जो हथियार बहुत अच्छा चलाते हैं, शिकार बहुत अच्छा करते हैं। तो ये आफरीदी नाम है। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचा अमेरिका तो इसको आफरीदी ना देख के फारिदी इसका सरनेम दिया गया। तो कामरान फारिदी में फारिदी जो है वो आफरादी का से लिया गया। फारिदी जो है आफरीदी में से लिया गया, चेंज किया गया। ये पहली बार आपके पॉडकास्ट से इसके नाम का कामरान फारिदी कैसे पड़ा वो आपको पता चल रहा है। अभी तक ये कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, कितना भी सर्च कर लें नहीं आएगा। ये आज आपको पता चल रहा है कि इसका नाम फारिदी कैसे पड़ा आफरीदी से। तो ये है कौन पर? ये देखिए, एक तरीके से पाकिस्तानी नेशनल है और ये वहाँ पे रहा और इसने जो थे छोटे मोटे क्राइम किए और पाकिस्तान में रह के शुरुआती दौर में। फिर ये पाकिस्तान से निकल के अमेरिका चला गया। वहाँ पे इसने थोड़े बहुत छोटे मोटे हरकतें की जो बुली वाली होती हैं और ये वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी के निगाह में आ गया। इसके दो बेनिफिट हैं कामरान आफरीदी के। मैं इसको आफरीदी कहूँगा, कामरान फारिदी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका असली नाम कामरान आफरीदी है, फारिदी नहीं है, कामरान फारिदी नहीं है। तो पॉडकास्ट वालों को सुनने के लिए आसान मैं क्लियर करता जाऊं कि वो उसको अब कामरान फारिदी कहना बंद किया जाए, उसको कामरान आफरीदी कहें तो ज़्यादा उचित होगा। तो ये वहाँ की एजेंसी की नज़र में आया। इसको दो सबसे बड़े फ़ायदे थे। एक तो बड़ा फ़ायदा ये था कि ये एक तो पाकिस्तानी था, दूसरा सेकंड मुसलमान था, और तीसरा ये जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि तीसरा ऐसे इंसान की एजेंसीज़ को वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है जो लोकल क्राइम हो, जो मुस्लिम्स कर रहे हैं। या देखिए, यहाँ पे धर्म की अमेरिका में धर्म की बात नहीं है। यहाँ पे एक बहुत सारी जगह को कराने के लिए आपको कुछ मुस्लिम लोग चाहिए होते हैं। तो ये उस चीज़ में फिट बैठ रहा था। तो ये एक तरीके से इन्फॉर्मेंट का काम इसने शुरू किया और इसने वो काम बहुत अच्छे से किया। लोकली जो गैंग्स थे जो चल रहे थे जिसमें मुस्लिम लोगों का दबदबा था, उसमें इसने जो है पैट करनी शुरू की, इन्फॉर्मेशन FBI को देनी शुरू की इंटरनेशनली उसके वैसे करके। और ये इसको धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं आपके एजेंसीज़ ने, US एजेंसीज़ ने इसको इंटरनेशनली भी यूज़ करना शुरू किया। और इंटरनेशनली जो इसको यूज़ किया वो काउंटर टेररिज्म में किया। किस तरह से? कि ये देखिए, मैंने कहा ना एक मुसलमान है, तो मुसलमान है तो ये एक होता है जो बॉर्न मुसलमान है, एक होता है कन्वर्टेड मुसलमान है, या एक होता है जो ट्रेंड मुसलमान है। तो अगर आप किसी को ट्रेन मुसलमान, एक नॉन मुस्लिम को ट्रेन करके मुस्लिम बना के कहीं इन्फिल्ट्रेट करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाएगी जो पता चल जाएगा कि ये मुसलमान नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल टर्की भेजा, टर्की पूरा मुस्लिम कंट्री है और उसको इन्फिल्ट्रेट ही करना है किसी मुस्लिम आईसिस में जो अमेरिका का हमेशा है। तो आप मुस्लिम को प्रेफर करोगे कि मुस्लिम जो बॉर्न मुस्लिम है वो उस पर जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें
जो है आप अपनी कम्युनिटी में रहते हुए खुद ही सीख जाते हैं। अब आप किसी को ट्रेन करेंगे, अगर मैं आपको मुस्लिम ट्रेन करूं तो नहीं बन पाओगे, आप कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। कोई मुझे मुस्लिम के लिए ट्रेन करे, क्योंकि मैं बॉर्न मुस्लिम नहीं हूँ, भले ही मैं नमाज़ पढ़ना सीख जाऊँ ना या कलमा पढ़ना सीख जाऊँ, लेकिन मैं ट्रेन नहीं हूँ, मुझे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलती कर दूंगा, आप गलती करते हैं, पकड़ लिया जाएगा। तो ये बॉर्न मुस्लिम होने से इसको बहुत फ़ायदा मिला। दूसरा है पाकिस्तानी अफरीदी, तो इस वजह से इसको यूज़ किया करना शुरू किया एजेंसीज़ ने, खासकर आतंकवादी संगठनों इसमें इसको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ओके, तो ये यूएस ने इसे ट्रेन किया? यूएस ने ट्रेन नहीं किया, थोड़ी बहुत जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो होती है, लेकिन शुरू में ये यूएस में जहाँ पे ये रहा करता था वहाँ पे नटोरियसपन करता था। ओके, मतलब पहले से क्रिमिनल था। Okay. और नटोरियसपन करता था, तो अमेरिका में भी अरेस्ट हुआ और इसको सज़ा भी मिली अरेस्ट होने के बाद। ओके, तो ये वहाँ पे एजेंसी की नज़र में चढ़ा कि यार ये मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ विदेश में या लोकली हमें जो है बहुत कुछ चाहिए होता है। क्योंकि 9 के बाद जो वहाँ पे जो 9 हुआ था 11 सितंबर 2001 में, वो ट्विन टावर गिराए गए थे। उसके बाद अमेरिका ने बहुत चीज़ें अपनी इंटेलिजेंस में चेंज करनी शुरू की और बहुत सारे डिफरेंट कैलिबर के लोगों को हायर करना शुरू किया। उसमें से उन्होंने फोकस किया कि अगर कोई मुसलमान है उसको हम अपनी तरफ कर लेंगे और उसको हम इन्फिल्ट्रेट कराएं किसी ग्रुप में, तो ईजी होगा। जैसे आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, इंग्लिश फिल्म्स में देखते हैं, अमेरिकन सिनेमा में देखते हैं, तो उसी तरीके से कामरान भी एक एजेंट बना और उसने अमेरिकन एजेंसी के लिए काम करना शुरू किया। ओके, तो ये इसकी कहानी के बारे में अब जानना चाहता हूँ मैं कि ये अमेरिका में था, वहाँ से ये कहाँ जाता है अब? अमेरिका, देखिए, पाकिस्तान से अमेरिका गया, फिर वहाँ पे रहने लगा। जो मैंने कहा नटोरियसपन कर ही रहा था, वहाँ से ये कहीं नहीं जाता है, इसको मिशन दिए जाते थे। मिशन जो है, मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दे दूंगा। टर्की के कुछ मिशंस हैं, कुछ मिशन इसके आईसिस के हैं जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ मिशंस हैं कि ये वहाँ पे कुछ लोगों के साथ बैठा है, मीटिंग कर रहा है, वो सब मिशन के हिस्से हैं। तो मिशन इसको दिए जाते थे काउंटर टेररिज्म के, इंफॉर्मेशन गैदर करने के, इंफॉर्मेशन गैदर करना। फिर इसका जो सबसे बड़ा काम होता था कि जो आप देखते हैं फिल्म्स में देखते हैं कि ड्रोन अटैक होता है किसी भी ग्रुप के ऊपर, खासकर आईसिस। इस समय अमेरिका की नज़र में आईसिस चढ़ा हुआ है, तो ये आईसिस के उन लोगों में मैं फोटोग्राफ्स दूंगा। ये टर्की में भी था, आईसिस का एक गढ़ है टर्की, तो मैं आपको एक आईडी दूंगा कामरान की, जो टर्की की आईडी है। राइट, आपने मुझे ऑफ द कैमरा दिखाया अभी? मैंने आपको ऑफ द कैमरा दिखाया भी है, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल पे मैं दे रहा हूँ। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए रखे थे, लेकिन मैं किसी अपनी किताब और डॉक्यूमेंट्री, ये सब जो डाटा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के, ये मैंने अपनी किताबें, जो आने वाली किताबें मैं लिखने वाला था और जो डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रहा था। राइट, तो ये मेरे पास एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। अब हो सकता है किसी और के पास भी अवेलेबल हो, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कामरान जो है वो काउंटर टेररिज्म के लिए काम करता था। और उसका काम सिंपल होता था कि जहाँ पे टारगेट करना होता था, पहले वो वहाँ जाता था, उस ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करता था। दुबई में ज़्यादातर ये रहता था, ये दुबई में रह के बिज़नेस भी करता था, काफ़ी मोटा पैसा इसको मिलता था, जिसको हरे कहते हैं, वो हरे नोट कहते थे। वो क्या है, इसके ऊपर अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे हरे नोट पे। तो काफ़ी कुछ इसको पैसा मिलता था और दुबई में, मोस्टली ये दुबई में रहता है, क्योंकि दुबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको दुनिया भर के सारे लोग मिलते हैं, आप अपना एक नेटवर्क और क्रिएट करते चले जाते हैं। तो ये दुबई से सब जगह ट्रैवल करता था और जब उस ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट कर देता था, आईसिस वाले ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट कर देता था या कहीं पे भी कर देता था, तो जिस जगह को टारगेट करना होता था, ये लगता था कि ये आतंकी संगठन को ख़त्म करना है या इसके बॉस को ख़त्म करना है, तो ये सैटेलाइट के थ्रू एक मार्क करता था, इसको एक डिवाइस दी जाती थी कि वो डिवाइस को वहाँ हम करेगा, वहाँ पे आगे ड्रोन, उसी जगह पे आगे ड्रोन जो है बम फोड़ेगा। ओके, तो इसका काम क्या होता था, वो उस जगहों को मार्क करना होता था, जो हर कोई नहीं करता था। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती थी। तो जो आपने कहा ना कि क्यों इसको FBI ने इतनी तवज्जो दी, कि एक तो पाकिस्तानी, जिसके क्योंकि बहुत सारे आईसिस ग्रुप हो गए, तो वो बहुत सारे कंट्रीज़ या मुस्लिम्स के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, तो FBI ने इसके इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा। तो अगर इसका कोई बैकग्राउंड चेक भी करता तो वो क्रिमिनल ही निकलता, कोई
क्लीन बैकग्राउंड नहीं निकलता। Right. कराची का सॉरी पाकिस्तान का, ये शायद कराची का ही था, वहाँ पे कोई चेक कराता तो वहाँ पे भी इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड निकलता कि ये वहाँ पे नटोरियस था, क्राइम किया, वहाँ पे भी इसको सजाएं मिली। अमेरिका का इसका कोई रिकॉर्ड चेक कराता डायरेक्टली, तो वहाँ पे भी निकलता कि इसने वहाँ पे भी क्राइम किया, जेल में गया, नटोरियस रहा, तो क्रिमिनल साबित होता। तो और किसी के लिए इस तरीके के आदमी, इन ग्रुप्स के लिए, टेररिज्म ग्रुप के लिए बहुत फ़ायदे के होते हैं। तो Correct. अमेरिका ने इसको एक एजेंट के रूप में बनाया, इसको ट्रेन भी किया, इसको वहाँ जाने का मौका भी दिया, और ये खासकर दुबई में रहता था। तो अब आप समझे कि ये क्यों FBI के लिए इतना इम्पोर्टेंट हुआ। पर आपने जब इसका इंटरव्यू किया, आपने क्यों डिसाइड किया इसका इंटरव्यू करने को? यार इंटरव्यू इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करनी शुरू करी थी। क्यों? इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। क्यों? क्योंकि एक किस्सा आपने बहुत न्यूज़ में चला होगा कि जाबिर मोतीवाला, जबीर मोतीवाला, जाबिर या जाबिर मोतीवाला का नाया कि वो लंदन में दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी का, आज आप डी कंपनी की बार बार कहते हैं कि डी कंपनी, मैं हमेशा कहता हूँ डी कंपनी पे पॉडकास्ट करने बहुत लोग करते हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूज़ में आया कि डी कंपनी का एक ख़ास आदमी जो वाइट बिजनेस करता है वो पकड़ा गया है लंदन में, और उसको अमेरिका ले आया जाएगा। तो वो जो इन्फिल्ट्रेट किया जाबिर मोतीवाला को पकड़वाने वाला आदमी भी कामरान फारीदी था। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक व्यक्ति है, सबसे पहले ये काउंटर टेररिज्म में जो कामरान ने मेरे इंटरव्यू में भी बोला है, कामरान फारीदी ने, यानी कामरान आफरीदी ने मेरे इंटरव्यू में भी बोला है कि उसको जो है इंडियन एजेंसी की तरफ से FBI को बोला गया कि डी कंपनी जो है कुछ बहुत बड़ा प्लान कर सकती है अमेरिका में, सेम लाइक 93। ये कौन से साल की बात है? ये है 17-18 या 16 की बात है शायद। हाँ, इसको बहुत चीज़ें, बहुत साल भी लगे। तो उसमें क्या है कि ये बोला गया कि ऐसा प्लान किया जा सकता है, तो FBI को इंडिया की एजेंसीज़ ने ऐसा बोला। तो एजेंसी जो चाहिए वहाँ की FBI की थी, थोड़ा कान खड़े हुए, तो वो चाहती थी कि वो डी कंपनी में इन्फिल्ट्रेट कराए, लोगों को पहचाने। तो उसके लिए कामरान को बुलाया गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे लिए इजी होगा ये काम करना। तो जब ये उससे मिलता है तो ये आप मेरे इंटरव्यू में इसने बोला है कि मैं वहाँ कहता हूँ कि मेरा तो ये काम ही नहीं है, क्योंकि मैं काउंटर टेररिज्म से हूँ। मैं टेररिज्म पे ज़्यादा देखता हूँ, जो आईसिस हो गया, ये सब हो गया, इन लोगों को देखता हूँ। माफिया से इसका कनेक्शन? माफिया से मेरा कोई मतलब नहीं है, और कोई अमेरिका, दाऊद इब्राहिम कोई अमेरिका के लिए इतनी बड़ी थ्रेट भी नहीं है। लेकिन इंडिया की एक रिलेशन बहुत अच्छा है अमेरिका से, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन पे ऐसा कामरान कहता है कि हो सकता है ये गलत भी हो, ये भी हो सकता है कि FBI खुद इन्फिल्ट्रेट कराना चाहती हो और वो ठीक रहा इंडिया के उस सिर पे फोड़ना चाहती हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो ऑफिस में बैठा है, कामरान फारीदी ऑफिस में गया है, और उसको उसके बॉसेस ने बोला है कि तुमको ये काम करना है, कि इंडिया की तरफ से है, लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वहाँ पे इंडिया वाले की कोई बैठा था, कोई पेपर्स आए हों, कॉन्फिडेंशियल पेपर्स आए हों। ऐसी कोई कॉपी ना मेरे हाथ चढ़ी लगी है, ना किसी और के हाथ लगी है। तो ये भी हो सकता है कि FBI ने एक गे मास्टर प्लान बनाया हो दाऊद इब्राहिम के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने FBI ने कामरान फारीदी को एक कहानी सुनाने के लिए एक कहानी बनाई हो। राइट। अगर ऐसा कुछ होता, कुछ तो, जब हम इतनी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो हम एक पेपर शायद ना निकाल पाते कि जिस पेपर पे ये बोला हो। बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि FBI खुद चाहती हो कि दाऊद के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट कराना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कामरान उस काम के लिए उनको बढ़िया लगा, तो कामरान ने पहले ये मना किया कि मेरा काउंटर टेररिज्म का काम है, मैं करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने उस काम के लिए रेडी हुआ। फिर जाबिर मोतीवाला की एंट्री होती है। इन्होंने कामरान फारीदी ने को इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक आदमी है जो मेन है, वो है जाबिर मोतीवाला। जाबिर मोतीवाला ऑलरेडी बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है, कराची का, और उसके फोर फादर्स जो उसके पापा वगैरह जो थे वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के बहुत अच्छे, मतलब शायद उन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज जो उसके फोर फादर्स ने इस्टेब्लिश किया था। तो जाबिर मोतीवाला से दोस्ती कराई गई कामरान की। शुरू में इन्होंने हवाला का बिज़नेस शुरू किया, जिसमें हम हफ्ते के $1 से $2 लाख का एक सेशन शुरू हुआ कि हवाला करेंगे, जिसमें जाबिर भी था। तो ये धीरे धीरे उसमें जाबिर के पास जाके पहुंचना शुरू किया, और इसने बहुत सारी डिटेल निकाली।
उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आई, हवाला से लेके बहुत सारे लोगों का नाम आए। फिर उसी की कामरान ने यही सारी डिटेल्स जो है भेजी एफबीआई में, और एफबीआई ने फिर इसको जाबिर को इंग्लैंड में गिरफ्तार किया। ओके। तो ये आपने कहा कि डी कंपनी के लिए जो जावेर मोतीवाला था, ये वाइट का काम करता था। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, ऐसा कामरान फारिदी कहता है, लेकिन प्रूफ्स अब कितने सच्चे होते हैं कितने जो, वो तो प्रूफ्स के ऊपर होता है। कोई फ़ोटो जाबिर की दाऊद के साथ नहीं है, शकील के साथ नहीं है, ऐसी मुझे नहीं दिखी। तो इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मैं नहीं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि जाबिर मोतीवाला एक बहुत बड़ा असेट है पाकिस्तान के लिए। अब वो किसके लिए काम करता है ये कहना बहुत मुश्किल है। ओके। तो लेकिन लेकिन कामरान फारिदी एफबीआई के लिए काम करता है, और एफबीआई ये कह रही है कि वो जाबिर मोतीवाला दाऊद के लिए काम करता है, तो इसमें सत्य होगा तभी एफबीआई, नहीं तो एफबीआई क्यों जाबिर मोतीवाला को टारगेट करेगी। राइट। हर सिक्के के कई पहलू होते हैं, तो हमें हर पहलू देखना पड़ेगा। और ये बात सच है कि जाबिर मोतीवाला काफ़ी कुछ वहाँ पे बिजनेस देख रहा था। ओके। तो डी कंपनी के जो आप कह रहे हो कि ऐसा लगता है लोगों को, परसेप्शन ये है कि मोतीवाला जो है वो वाइट का काम करता था, मतलब ये तो एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी है कि डी कंपनी के वाइट में बिजनेस होते हैं। वाइट में हर माफिया के बिजनेस होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा माफिया नहीं है जिसके वाइट के बिजनेस नहीं हो, कोई नहीं हो। सबको एट दी एंड जो है अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वाइट में काम करना है। और कब तक आप क्राइम में करेंगे? भाई आपके पास क्राइम से पैसा तो खूब आ रहा है, तो आप उसको इन्वेस्ट कहाँ करोगे? क्राइम में तो करोगे नहीं, वाइट में ही करोगे। कोई कोई कहता है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कहता है कि उसमें माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहता है होटल में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहता है कि फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कहता है कि मिल्स लगा रहे हैं, कोई कहता है शुगर मिल लगा रहे हैं। तो इसकी तो एंडलेस चीज़ें हैं। तो डी कंपनी किन किन चीज़ों में है? ये डी कंपनी के बारे में अब जितना समझ में आया है वो तो हर ही चीज़ में है, हर एक वाइट बिजनेस में है, जिस पे सैंक्शंस लगाई गई थी। 2-3 चीज़ों के नाम बता देता हूँ वाइट के। लाहौर के पास या पता नहीं कहाँ, एक लाहौर के पास, एक कराची के पास एक फैक्ट्री है जिसको यूएस ने सैंक्शन लगाई थी, मेहरान पेपर मिल। उसको अनीस चलाता है, अनीस इब्राहिम चलाता है मेहरान पेपर मिल। ये पब्लिक डोमेन में नाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये नाम पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसे ही तो अगर मेहरान पेपर मिल, एक पेपर मिल उनकी वाइट में है, तो अगर उनकी पेपर मिल हो सकती है तो शुगर मिल भी हो सकती है। अगर शुगर मिल हो सकती है तो जूते की फैक्ट्री भी हो सकती है। अगर जूते की फैक्ट्री हो सकती है तो और चीज़ों की भी फैक्ट्री हो सकती है। तो ये एक चीज़ का हमें पता है, लेकिन बाकी कितनी वाइट चीज़ें हैं इसकी जानकारी ना मुझे है। हाँ, एजेंसीज़ को हो सकती है, जो उनके साथ लोग काम कर रहे हैं उनको हो सकती है। मुझे उतना ही पता है जितना कि एक इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो जब आपने कामरान अफरीदी से बात की, आपको कुछ उन्होंने डी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी? डी कंपनी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में उपलब्ध है, अलग से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसने ये कहा कि मैं छोटा शकील से भी मिला हूँ, उसने ये कहा। लेकिन जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि उसने कहा कि छोटा शकील जो है हकला के बोलता है। लेकिन जितने भी छोटा शकील के इंटरव्यूज़ आप सुनेंगे यहाँ तक, क्योंकि मैंने खुद छोटा शकील को इंटरव्यू किया, लेकिन छोटा शकील कहीं हकलाता नहीं है। तो वो हकलाता, मतलब तो ये भी हो सकता है कि छोटा शकील के नाम पे कोई दूसरा आदमी मिला हो। जैसे हमने जो पहला पॉडकास्ट किया था उसमें वो जो रवि पुजारी और वो वाला किस्सा था, वैसा भी हो सकता है। तो यू नेवर नो। तो बिल्कुल जो आपने कहा कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने बात करी थी कि एक आदमी के कई सारे नाम हो सकते हैं, और आपने रवि पुजारी और रोहित वर्मा की बात कही कि रवि पुजारी रोहित वर्मा बन के बात करता था। तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा। लेकिन मैं इसको मना नहीं करता कि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसने एफबीआई को दी, और एफबीआई ने उस इन्फॉर्मेशन पे बहुत सारा काम भी किया। तो उसने उतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे दी जितनी उसको लगी कि देनी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन दी, क्या काम किया गया, कहाँ रहते हैं, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, ब्लैक के की, यही सब जो उसने इंटरव्यू में बोला। ब्लैक में आज डी कंपनी का क्या बिजनेस, मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं आज। यार पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, मतलब वाइट से तो ऑफकोर्स कमा रहे हैं, वो आपने बताया, पर ब्लैक में भी कमा रहे हैं। ब्लैक में तो कमा ही रहे होंगे, ऐसा भी मेरे हिसाब से तो कमा ही रहे होंगे, जब उनके ऊपर माफिया टर्म लगा हुआ है। को करके मतलब स्मगलिंग हो सकती है क्या? स्मगलिंग तो पहले भी थी, अब स्मगलिंग के टर्म्स बदल गए होंगे। गोल्ड का बिजनेस होगा। अब
ब्लैक के कितने सारे बिजनेस कह सकते हो, उसका कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कामरान ने भी बहुत सारी बातें की। कामरान ने ये तक कहा कि उनका होटल है कराची में, किसका? दाऊद इब्राहिम का, लेकिन हमारे एजेंसीज़ के पास से तक वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू में उसने बोला या पर्सनली मुझे बोला था कि कामरान आफरीदी ने कि इनके अपने होटल्स हैं। दाऊद इब्राहिम का मुंबई में भी एक होटल था ना, दिल्ली जायका या कुछ नाम से, ऐसा एटलीस्ट लोग तो कहते थे। जहाँ तक मुझे, या हाँ, जो अभी जिसकी वो भी हुई थी, हाँ। नीलामी हुई थी, हाँ, वो शायद दाऊद इब्राहिम का था या उसके रिलेटिव का था या उसके किसी जानने वाले का था, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ उसका वो रेस्टोरेंट सेल ज़रूर हुआ था। और उस पर रेस्टोरेंट जब वो सेल हो रहा था तो उस पर जैसे जनरली फ़ोन आ जाते हैं, उस पर उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया किसी को। जैसे कोई फ़ोन कर देता है कि आप इस पर बोली मत लगाइए, ये बहुत ख़ास है, तो ऐसा हुआ भी नहीं। उन्होंने कहा जा रहा है तो जाने दो। दाऊद के बारे में कोई चीज़ कही उसने, आफरीदी ने? दाऊद के बारे में उसने यही कहा कि दाऊद भाई, तो दाऊद भाई बोल रहा है, हम दाऊद इब्राहिम कह रहे हैं, वो दाऊद भाई बोल रहा है, तो इसका मतलब उसके मतलब रिलेशंस अच्छे हो कि गए, रिलेशन अच्छे रहे होंगे, मिला भी हो सकता है। इसीलिए एफबीआई ने अरेस्ट किया था बाद में। FBI ने इसको इसलिए अरेस्ट नहीं किया था कि वो दाऊद इब्राहिम से मिला है। FBI की पूरी प्लानिंग ही दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने की थी। तो अरेस्ट क्यों किया? अरेस्ट इसलिए किया कि जब जाबिर मोतीवाला को अरेस्ट भी कराया कामरान फारीदी ने, और उसको छुड़वाया भी कामरान फारीदी ने। तो जब वो बैकआउट किया कि मैं कामरान फारीदी जो हूँ, आफरीदी, मैं टेस्टिफाई नहीं करूँगा जाबिर मोतीवाला को, क्यों पर? क्योंकि दोस्ती अच्छी हो गई नहीं नहीं, दोस्ती की बात नहीं है। कामरान फारीदी ने मुझसे ये ऑफ द रिकॉर्ड बोला था कि भाई मेरे को वो चीज़ अलाउ नहीं करती जो मेरे धर्म में नहीं है। मतलब कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं वो गलत नहीं करूँगा जो इस्लाम में नहीं है। वो ये था कि जाबिर मोतीवाला के ऊपर सैंक्शंस बहुत सारी, मतलब बहुत सारे वो लगाए जा रहे थे जिसमें वो इन्वॉल्व भी नहीं था। मतलब चार्जेस ही गलत लगाए जा रहे चार्जेस गलत लगा रहे थे और वो उसको हर चीज़ के लिए हाँ बोलना था। तो कामरान ने उस पर मना कर दिया। तैयारी ये थी कि अगर जाबिर मोतीवाला पे बहुत सारे चीज़ें लगाई जाएंगी तो वो उसको अपना एक एसेट बनाया जाएगा कि अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे या तुम दाऊद के ख़िलाफ़ नहीं बोलोगे, जाबिर मोतीवाला, और दाऊद के चीज़ों पे नहीं दोगे, तो हम तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देंगे। और जेल में कौन सड़ना चाहता है? कोई नहीं सड़ना। स्पेशली अमेरिकन जेल में। अमेरिकन जेल में तो वो पूरी तैयारी थी कि अगर इससे जाबिर से पूरी इन्फॉर्मेशन हमें डी कंपनी के लिए नहीं मिली तो हम जाबिर मोतीवाला को डर से करेंगे। तो उस पर जो है कामरान फारीदी बैकआउट कर गया, और जब वो बैकआउट किया तो जब उसकी टेस्टिफाई हुई इंग्लैंड कोर्ट में, उसने मना कर दिया। जब उसने मना कर दिया तो जाबिर मोतीवाला फ्री हो गया। तो जब जाबिर मोतीवाला फ्री हुआ तो वो पूरा जो मिशन था उसके बॉसेस का वो फ्लॉप हो गया। जब बॉसेस का मिशन फ्लॉप हुआ तो बॉसेस ने बॉसेस को हड़काया, इसके बॉसेस को, और उनको बुरा लगा तो उन्होंने जो है कामरान को खड़ी खोटी सुनानी शुरू की, तेरे चक्कर में हुआ। और जब खड़ी खोटी सुनी तो उल्टा सीधा कामरान फारीदी ने भी कहा, फ़ोन पे भी गालियाँ बकी, मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा। वो फ़ोन रिकॉर्ड हो गया, उसमें ये हुआ कि ये हमें मार सकता है। उस चीज़ में केस हुआ और उस केस में इसको जेल दी गई। इंटेंशन टू किल के चक्कर में। इंटेंशन टू किल अपने बॉसेस को। कितने साल की जेल हुई थी? ये शायद 2 साल जेल में बंद रहा। 2 और साल। आपने इंटरव्यू कब किया? मैंने इस साल अप्रैल 2024 में किया, और ये जेल से बाहर निकला है मार्च 2024 एंड में। तो शुरुआत जिस दिन जब ये जेल से निकला है उसके 4 दिन या 5 दिन बाद मैंने इंटरव्यू कर लिया था। इंटरव्यू कैसे, मतलब क्रैक कैसे किया? क्रैक कैसे किया ये तो मत पूछो, बिना नाम लिए। मत पूछिए कि कैसे क्रैक किया। मतलब हाँ, मैं किसी को इसके एक सोर्स को मैं जानता था, जो इन्हें जानते थे। जो इनको जानता था, उससे मेरी बात होती थी। उसने मुझे कामरान को इंट्रोड्यूस कराया, और वो कामरान ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया। तो कामरान बहुत कुछ मुझे जेल से निकलने से पहले या जेल से पहले भी मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता था। और जब वो जेल से बाहर निकला तो जेल से बाहर निकलने के बाद 3 या 4 दिन बाद मैंने उसका इंटरव्यू कर लिया। मैंने ही मैसेज करके बोला था कि इंटरव्यू चाहिए। ईद के टाइम का इंटरव्यू है? ईद के टाइम का। मैं उस समय विदेश में था, मैं उस समय इंडिया में भी नहीं था, और मैं अपने होटल के रूम में बैठा था। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रिकॉर्ड उसने इंटरव्यू दिया गाड़ी चलाते हुए। वो व्हाट्सएप कॉल मैंने दूसरे कैमरे से मोबाइल से रिकॉर्ड की, और वो पूरा रिकॉर्ड हुआ। राइट। और 1 सवा घंटे का वो इंटरव्यू है।
मेरे इंटरव्यू इससे नहीं 1 घंटे से ऊपर के ही होते हैं हाँ, ज़्यादातर। छोटा शकील वाला भी वैसा छोटा ही है। शकील का भी शायद 1.5 घंटे का 1.5 इंटरव्यू, घंटे का और वो है, शायद 2.8 मिलियन या 3 मिलियन के आसपास देखा जा चुका है, हम्म, क्योंकि वो भी एक 1.5 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू है। जी। तो मेरे इंटरव्यूज़ बहुत टू द पॉइंट से ज़्यादा बहुत ऐसी चीज़ों पे होते हैं जो लोग जानते नहीं हैं। तो कामरान फ़ारीदी यानी कामरान आफरीदी का इंटरव्यू दिया मैं। अब उस पे आते हैं तो कामरान फ़ारीदी जो मिशंस किया करता था वो काउंटर टेररिज्म के होते थे। मैं आपको टर्की की उसकी आईडी दे रहा हूँ। कामरान फ़ारीदी का अमेरिका का पासपोर्ट मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ। उसका सऊदी अरेबिया की एक आईडी है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। और साथ ही साथ एक और आईडी है उसकी, पाकिस्तान पासपोर्ट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसके कुछ मिशंस के फ़ोटोग्राफ्स हैं ब्राज़ील के, वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसके टर्की के कुछ मिशंस के फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसकी कुछ मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की या कुछ के साथ वो खड़ा है या उनके साथ मीटिंग कर रहा है, वो फ़ोटोग्राफ्स दे रहा हूँ। उसमें कौन कौन है फ़ोटोग्राफ्स में मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की वो जो फ़ोटो क्लिक करके जो FBI को भेजता था, उसकी कुछ कॉपीज़ मेरे पास है जो मैं आपको दे रहा हूँ। राइट, ओके। तो ये जब आपने इंटरव्यू किया, इंटरेस्टिंग बातें कौन से निकल के आई आपके लिए उसमें से? ये इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई कि इन्फिल्ट्रेशन ये इंटरनेशनली कैसे करते हैं, प्लस वो जो जियो लोकेशन लॉक करते हैं, वो मतलब? मार्क ओके, वो जो आप ड्रोन अटैक की वाला, बात कर रहे थे, हाँ। वो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं कि इंटरनेशनली FBI कैसे वर्क करती है। इन्फिल्ट्रेट कैसे करते हैं? इन्फिल्ट्रेट वही मैंने तरीका बताया कि वो उसको बॉर्न मुस्लिम था, एक वो फ़ायदा है। फिर पैसे से इन्फ्लेटेड करते हैं, फिर बिजनेस एसेट के पॉइंट से करते हैं। भाई आईसिस को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना है। आईसिस जो पैसा कमा रही है वो कहीं ना कहीं से तो कमा रही है ना। वो तेल बेच के कमा रही है। अब तेल उसको बेचना है तो उसको कोई ना कोई डीलर तो चाहिए। राइट। वो तो एक डीलर से दोस्ती होगी, वो तो उनसे तेल खरीदेगा। वो तेल कहीं टर्की जाएगा या कहीं इंग्लैंड चला जाए, कि दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, क्योंकि वो डीलर के थ्रू जा रहा है। टर्की का नाम लेना एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि टर्की जा रहा हो, एक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो वो डीलर के थ्रू जा रहे हैं, डीलर लीगल हैं, तो ऐसे ऐसे होता है बिजनेस। तो बिजनेस सेट किए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन चाचा जान में मैंने बताया था कि कैसे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बिजनेस सेटअप किए गए, कैसे घर दिलवाया गया। तो यही चीज़ें FBI भी करती है। ओके। तो ये मतलब एक थोड़ा सा डाइग्रेस करते हैं यहाँ पे इस कॉन्वर्जेशन से। जो अंडरवर्ल्ड की या माफिया की दुनिया होती है, इसको आप पेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी हम क्राइम के पॉडकास्ट करते हैं थोड़ा ना इसे हीरोइस्टिक बना देते हैं। जो मैं आपको ऑफ द कैमरा भी कह रहा था कि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को आज एक लेजेंड या एक हीरो बना दिया गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके बारे में बातें कर ली गई है, तो लोगों के दिमाग में वो एक हीरो के तरह हो गया है। पर ये एक्चुअल दुनिया दिखती कैसी है? देखिए अब वो हीरो है या नहीं, या दिखता है तो बनाया दिया गया है दाऊद, इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए दाऊद इब्राहिम गुनाहगार सरकार की तरफ से माना गया है, और बहुत सारे जगह जहां दाऊद ने अपने साथ वालों की हेल्प की है, उनके लिए वो दाऊद इब्राहिम हीरो हुआ। तो मैं वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी भी दाऊद इब्राहिम के ऊपर पॉडकास्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये ऑफ द कैमरा भी मैंने आपको कहा था। उसके पीछे रीज़न ये है कि वही चीज़ है कि 93 तक की कहानियाँ हैं, 93 के बाद कोई कहानी नहीं है। 93 के बाद कोई कहानी आई है तो वो मेरी इंटरव्यू कामरान फ़ारीदी यानी कामरान आफरीदी के साथ वाली आई है। उससे पहले कोई कहानी नहीं आई है। तो 93 से पहले वो एक ग्लैमर में था, वो ग्लैमर आज भी जारी है। याद करिए कि सारी फिल्म्स की पार्टीज़ को वो स्पॉन्सर करता था। दुबई में कोई भी मुशायरा हो रहा हो, बहुत सारे मुशायरा के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें दाऊद इब्राहिम दिख रहा है, वो मुशायराज वो स्पॉन्सर किया करता था। तो दाऊद इब्राहिम ऑलरेडी ग्लैमर में वो अब से नहीं है, बहुत पहले से है। तो ग्लैमराइज आज नहीं है, वो पहले से ही है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल बहुत वैसी थी। अगर दाऊद इब्राहिम को आप बाहर आउट ऑफ द वे देखें क्राइम की दुनिया से, तो वो आपको हमेशा किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ दिख रहा है। चंद्रा स्वामी ने दाऊद इब्राहिम की मीटिंग अदनान खगोसी से कराई थी, और दाऊद इब्राहिम ने, ये है 90s की से अर्ली 90s की बात है, पोस्ट 93 नहीं है, अर्ली 90s की बात है। और उस समय अदनान खगोसी से मिलने के लिए दाऊद इब्राहिम सऊदी अरेबिया जाता है, और चंद्रा स्वामी जो है अदनान खगोसी का एक तरीके से फॉर्चून टेलर था। ओके। तो चंद्रा स्वामी ने ही अदनान खगोशी की मीटिंग करवाई थी। एक एपिसोड मैंने उस पर अलग से भी किया था अपने मोगली प्रोडक्शन के चैनल पे। और जब वो अदनान खगोशी से मिला था,
तो एक जेस्चर के लिए, क्योंकि अदनान खगोशी बहुत बड़ा आर्म्स डीलर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, आर्म डीलर अमेरिका के लिए आर्म डीलिंग यूज़ करती थी। अमेरिका को कोई कहीं हथियार पहुंचाने होते थे एक डीलर के थ्रू, तो अदनान खगोशी को इस्तेमाल करती थी, FBI CIA जो भी आप कहना चाहें। तो अदनान खगोशी से मिलने के बाद अदनान एक जेस्चर में, जैसे आप किसी के घर में जाते हैं तो आप मिठाई का डिब्बा लेके जा रहे हैं, तो अदनान खगोशी उस समय भी बहुत बड़ा अरबपति था और उसका अपना एक यॉट भी, कई सारे अपने यॉट भी थे। और यॉट खरीदना पानी का वो कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है। एक गुड जेस्चर में 1 मिलियन दिरहम, या हाँ 1 बिलियन दिरहम उसने का चेक उसने अदनान खगोशी को दिया। ओके। तो उस ज़माने में 1 मिलियन दिरहम देना कितनी बड़ी बात थी, या 1 लाख दिरहम, कुछ ऐसा ही था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, 1 लाख दिरहम या 1 मिलियन दिरहम, तो एक गुड जेस्चर में दिया था। तो सोचिए अदनान खगोशी कितना बड़ा बिजनेसमैन था कि उसने उसके इक्विवेलेंट देने के लिए उतनी बड़ी रकम दाऊद इब्राहिम ने एक जेस्चर में दी थी। तो अब सोचिए दाऊद इब्राहिम पे उस समय पे कितना पैसा होगा, और वो भी बैंक का चेक दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कैश दे रहा है। कैश होता तो वो 2 नंबर का था, वो बैंक का पैसा दे रहा है, जो बैंक में उसका अकाउंट खुला हुआ है वो वाइट का पैसा दे रहा है। तो उस समय भी दाऊद इब्राहिम ग्लैमराइज था अपने काम की वजह से। और हमेशा आप, जैसे मैंने कहा ना कि दाऊद इब्राहिम को आप जब हमेशा देखेंगे तो वो कभी भी आप उसको किसी क्रिमिनल के साथ बैठा हुआ नहीं देखेंगे, हमेशा एक बिजनेसमैन के साथ देखेंगे। तो वो क्राइम के साथ साथ बिजनेसमैन भी था, क्रिमिनल के साथ साथ वो बिजनेसमैन भी था। मैं यहाँ उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो बैड फैक्ट है वो बता रहा हूँ। बट ये एक्चुअली मतलब दाऊद तो ठीक है, एक साइड हो गया, बट ओवरऑल जो ये दुनिया होती है क्राइम की, अंडरवर्ल्ड की, माफिया की, ये क्या होती है अंदर से? देखिए, अगर आप बहुत बड़े माफिया हैं तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड है। आपकी एक फैमिली लाइफ भी होगी, आपकी एक पब्लिक लाइफ भी होगी, आपकी एक बिजनेस लाइफ भी होगी, और ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन आप एक छोटे मोटे क्रिमिनल हैं तो आप क्रिमिनल ही हैं, आपकी कोई लाइफ, आप हर वक्त आपका बोल चाल का तरीका वैसा होगा, बात बात पे आप बंदूक निकाल लेंगे, बात बात पे आप चाकू निकाल लेंगे। आप अगर आप बड़े माफिया बन जाते हैं तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, राइट। जेंटलमैन भी आप कहलाते हैं। आपका जो अपना पर्सनल सर्किल रखेंगे वो आप बहुत अच्छा बिजनेस, जिनके साथ आप पार्टीज़ करेंगे, जिनके साथ आप कोई गेम खेलेंगे, या जिनके साथ आप बैठ के कॉन्वर्सेशन करेंगे, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो आप हमेशा एक अपने या तो वाइट कॉलर वालों के साथ करेंगे। क्रिमिनल के साथ आप बैठ के आप पार्टी नहीं करते हैं, आप उनसे एक बात करते हैं और उनको अलग से पार्टी करने का मौका देते हैं। राइट। कि आप आज भाई किसी का जन्मदिन है घर में, तो बिजनेसमैन अलग आ रहे हैं, तो इनके जो क्रिमिनल सेगमेंट है उनको भी पार्टी दी जा रही है, उनका एक अलग से पार्टी की जा रही है। तो आप हमेशा देखेंगे कि वो बिजनेस जब जितना बड़ा माफिया हो जाता है वो उतना अपने आप को जेंटलमैन में तब्दील करता चला जाता है, और उसका जो सर्किल है वो उसी तरीके का हो जाता है। तो वो क्राइम भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरीके से। इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आप अमेरिकन माफिया को देखिए, दुनिया जानती है माफिया, लेकिन जब वो गाड़ी में निकलता है, लोगों से मिलता है, मॉल्स में शॉपिंग कर रहा होता है, कितने मैं माफिया के नाम दे सकता हूँ। वहाँ पे उसको देख के कोई कह नहीं सकता। वो किसी के साथ चल रहा होगा तो वो धक्का भी नहीं दे रहा, उससे हाथ भी मिला रहा है, पीछे उसकी सिक्योरिटी चल रही है, प्यार से वो आम जनता से बात कर रहा है। कोई वेटर पानी लेके आ रहा है तो उसको थैंक यू भी बोल रहा है। अगर आप सिर्फ क्रिमिनल है तो आपको पता है कि वो किस तरीके से बोलेगा कि तूने पानी नहीं लाया मैं तेरे रैपट मारेगा। इस तरीके का बिहेवियर आपने देखा होगा। तो वो क्रिमिनल, अगर आप बड़े नहीं होते, क्रिमिनल रह जाते हैं, तो आप फिर वो उस तरीके से ट्रीट नहीं हो पाते हैं, राइट। ना दूसरे को ट्रीट कर पाते। तो ये इस तरीके की दुनिया है ब्लैक एंड वाइट में। सबसे खूंखार क्रिमिनल कौन सा रहा है जिससे आप मिले हो या इंटरव्यू किया है? देखिए, खूंखार की तो कोई परिभाषा है नहीं, और मिलने को तो मैं बहुत सारे मोस्ट वांटेड इंडिया में जो रहे हैं उनसे मिला हूँ, जो अब इंडिया आ चुके हैं उनसे मिला हूँ। मैं ऐसा नहीं है बाहर जाके मिला था, जो इंडिया आ चुके हैं उनसे मिला हूँ, वो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मिला हूँ। नाम लेना किसी का भी उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और वहीं हाँ, आपने ऑफ द कैमरा फ़ोटोज़ ज़रूर देखे होंगे मेरे किसी के साथ। तो नाम लेना उचित नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सुन के लोगों को बुरा लगे या उनको बुरा लगे, क्योंकि उनकी भी अब एक फैमिली और पर्सनल लाइफ हो चुकी है, वो क्राइम से निकल चुके हैं। तो खूंखार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो सबसे ख़तरनाक अगर मैं माफियाज़ में कहूँ दुनिया में, तो वो ड्रग्स कार्टेल है। आपने इंटरव्यू किया है ड्रग्स कार्टेल में किसी का? मैंने कोशिश की थी कोलंबियन माफिया को अप्रोच करने की, उसमें मैं सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन वो इंटरव्यू हमें देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि हमारे इंडिया में कोई बिजनेस इंटरेस्ट है नहीं, साउथ एशिया में, तो हम क्यों करेंगे। मैं अगर इंग्लैंड का होता तो मुझे इंटरव्यू मिल जाता, इंडिया की होने की वजह से नहीं मिला, जबकि मैं 90% क्रैक कर चुका था, 10% एंड टाइम पे वो हुआ है।
और बहुत बड़े माफिया, ड्रग कार्टेल के माफिया का मैं इंटरव्यू कर रहा था कोलंबिया के, और बड़ी मुश्किल से ईमेल्स के थ्रू मैंने अप्रोच किया, और रिप्लाई, फोटोग्राफ्स भी आने शुरू हुए, सब चीज़ें हुई, लेकिन फिर वो रुक गया। ओके, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी जान के ऊपर खतरा है? हमेशा रहता है, जो काम मैं करता हूँ वो बहुत रिस्की है, हमेशा रहा है। कई बार फ़ोन कर कर के लोगों ने मुझे हड़काया भी है, फिर मैंने उनको गाली, वो जिस भाषा में मुझसे बात करते हैं फिर मैं उनको उन्हीं भाषा में बात करता हूँ। इसका एग्जांपल देता हूँ, एक बार टाइगर मेमन के नाम पे मुझे बहुत बार फ़ोन आया, क्योंकि मैंने टाइगर मेमन के ऊपर एपिसोड्स किए थे, तो वहाँ से फ़ोन आने शुरू हुए कि तुम टाइगर भाई के ऊपर क्यों करते हो, तो हम तुम्हें मार देंगे, 93 तुम भूल गए हो। वो रिकॉर्डिंग शायद मैंने चलाई अपने चैनल पे दी भी थी, तो मैंने उस पे उसको उसी भाषा में जवाब दिया कि, तो इस तरीके के फ़ोन आते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो एक्चुअल में टाइगर मेमन ने करवाया था, या हो सकता है कि कोई छोटा मोटा आदमी हो जिसको टीआरपी के लिए टाइगर मेमन का नाम लेके मुझे हड़का रहा हो, लेकिन उसने गलत नंबर डायल कर दिया क्योंकि मैं उसके ऊपर उल्टा ही चढ़ गया। तो ऐसे फ़ोन बहुत आते हैं, ऐसे फ़ोन बहुत आते हैं कि किसी ने को मेरी स्टोरी बुरी लगी, या मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में मैंने दे दी, तो इसके लिए फ़ोन बहुत करते हैं। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मुतप्पा राय के ऊपर मैंने एपिसोड किया था। तो मुतप्पा राय की एक एनजीओ है, शायद उसकी ईमेल आज भी पड़ी होगी, उन्होंने मुझे थ्रेट किया था कि मुझको क्या कहते हैं, केस करेंगे। किसी ने उनके नाम पे फ़ोन भी किया था, तो मैंने कहा मेरी जो स्टोरी है वो सच है, मैं हटाऊँगा नहीं, आपको केस करना है आप केस करिए। उसके बाद कुछ के 1-1.5-2 साल बाद मुतप्पा राय की डेथ भी हो गई, तो फिर वो बंद हो गया। एपिसोड मेरा आज भी लाइव है। ओके, तो वो सब चलता रहता है, वो पार्ट ऑफ माय बिजनेस है। अगर उसको इस तरीके से देखूं कि अगर ये थ्रेट आती रहेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, कि भाई मेरा काम है एक्सपोज करना, क्राइम को एक्सपोज करना, क्राइम के नए नए तरीक़ों को एक्सपोज करना, कि नए नए तरीके क्या हैं, लोग कैसे नए नए तरीके एक्सपोज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि क्राइम किस तरीके से कर रहे हैं नए तरीके से, तब तक वो क्राइम में क्राइम के शिकार होते रहेंगे। तो मेरा काम है क्राइम को एक्सपोज करके जो जो पॉसिबल विक्टिम हो सकते हैं उनको बचाना। तो मैं इनडायरेक्टली बॉर्डर पे ना रहते हुए भी वह सिपाही का काम कर रहा हूँ, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ या एपिसोड्स या किताबों के माध्यम से, जो करना ज़रूरी है। यही चीज़ मैंने वाइल्ड लाइफ के लिए की, कि वाइल्ड लाइफ में लोगों को जागरूक किया कि वाइल्ड लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत मेरी वाइल्ड लाइफ से ही हुई, कि वाइल्ड लाइफ को के प्रति लोगों को जागरूक करना था कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ जंगल की कितनी इम्पॉर्टेंट है, फ्लोरा और फौना कितना इम्पॉर्टेंट है। राइट। उसके लिए जागरूक किया, वहाँ से मैंने क्राइम के लिए जागरूक करना शुरू किया। बात घूम फिर के मैं वही काम कर रहा हूँ जागरूक करने का, जिसके लिए मैं बना हूँ। आपने मुझे कई सारे कामरान आफरीदी के फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाए, और जो हम पोस्ट भी करेंगे इस पॉडकास्ट के साथ साथ। ये फ़ोटोज़ मिलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कहाँ से मिले, कैसे हुआ ये सब? या देखो, इसके लिए मेहनत कितनी लगती है या नहीं लगती वो कहना मुश्किल है। कुछ चीज़ें आपको, जब आप इन्वेस्टिगेशन में एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको बहुत साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपका एक इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क बन जाता है, तो आपको बहुत चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, थाली में सजा के मिल जाती हैं। कई बार जो है, जब आप कितने भी हाइट पे पहुंच जाए, कई बार नहीं मिलती है। तो इसको ये कहना कि कहाँ से मिली वो उचित नहीं होगा। ये कहिए कि आपने क्यों ली, ये क्यों कहना ली? क्यों ली। क्योंकि मैं कामरान की एक स्टोरी बताना चाहता था दुनिया को, कि कामरान एक्चुअल में है कौन। क्योंकि जाबिर मोतीवाला के ऊपर सब एपिसोड्स कर रहे थे, कामरान की सिर्फ बात आ रही थी, लेकिन कामरान एक्चुअल में है कौन, क्यों जाबिर को पकड़ा गया, क्यों जाबिर को छोड़ा गया। वो एक किस्सा सब में चल रहा था कि डी कंपनी का खास गुर्गा को छोड़ दिया गया, लेकिन कामरान कौन था, क्यों कामरान ने मना किया, और क्यों कामरान जो है जेल में गया, और क्यों जेल से बाहर निकला। तो इसके लिए जो उसने मिशंस किए थे FBI के लिए, वो उन मिशंस के लिए मैंने वो फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए थे, कि भाई पब्लिक को पता चलना चाहिए कि कामरान फारेदी जेल जाने से पहले FBI के लिए कितना बड़ा एसेट था, और FBI ने किस तरीके से जाबिर मोतीवाला को फंसाने के लिए, या जाबिर मोतीवाला से दाऊद की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कामरान फारेदी का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये जो आपने बात की उनसे, कामरान आफरीदी से,
तो कोई एक मिशन बता सकते हैं आप स्पेसिफिकली जो उसने किया हो FBI के टर्की लिए? वाले को कुछ मिशंस के फोटोग्राफ्स हैं, जी। वो मैं आपको दूंगा। वो एग्जैक्ट मिशन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मिशन थे जिसमें उसने वहाँ के कुछ लोगों के एक बहुत बड़ा दाढ़ी वाला सा है, उसके फ़ोटो भेजे हैं, या उसके, तो वो एक बहुत बड़ा आईसिस का हैंडलर या कोई था उस वाले मिशन के लिए। तो वो फोटोग्राफ्स दे दूंगा। बाकी मैं, आप कहोगे तो मैं कामरान से पूछ सकता हूँ कि वो आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो मैसेज कर सकता हूँ उसको। अगर वो तो आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहेगा तो वो आपके साथ पॉडकास्ट कर ले, तो आप उससे पूछ सकते हैं, वो फोटोग्राफ्स दिखा देगा कि ये फोटोग्राफ कौन सा है, ये फोटोग्राफ कौन सा है। तो वो आपके लिए और बेटर हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा डिटेल वो आपको दे पाएगा। श्योर। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉडकास्ट होगा, क्योंकि FBI के बारे में इतनी जानकारी किसी के पास है। मैं समझता हूँ कि FBI से रिलेटेड किसी का इंटरव्यू अगर इंडिया में हुआ है, वो शायद मेरे थ्रू हुआ है। हाँ, अगर हम यूट्यूब को या हिस्ट्री और को किसी का नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पहले ही कहा था कि ये एक ही इकलौता इंटरव्यू है जिसमें इतनी सारी डिटेल्स बाहर निकल के आई है और किसी ने नहीं किया ये। हाँ, बाकी तो हमने किताबों में पढ़ा ही है, जी। वो भी फिक्शन है या नॉन फिक्शन ये नहीं पता, लेकिन पढ़ा जरूर है। ओके। एक आपकी लाइफ में आपने एक दूसरा इंटरव्यू भी किया है जो काफ़ी फेमस भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा, जो आप छोटा शकील का इंटरव्यू कह रहे थे, वो किस तरह से क्रैक किया था? छोटा शकील का इंटरव्यू जो किया 2016 में किया था, और 8 साल हो गए हैं, 9वां साल लग जाएगा। सितंबर 2016 में मैंने वो इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू को करने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। आपने कहा था एक दूसरे पॉडकास्ट में कि 2 साल। हाँ, बहुत टाइम लगा था। ईयर 2 साल कह लो, 4 साल कह लो, लेकिन टाइम लगा था वो। अब ईयर, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ईयर क्यों बताते, एक पॉडकास्ट में पहले भी कर रहा था, तो मैं अब ईयर कहना उचित नहीं समझता, मैं कहता हूँ टाइम लगा था। अब वो टाइम किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि ये जानबूझ के साल बता रहा है, ये बताना चाहता है इसने बहुत मेहनत की है। तो वो मेहनत तो की है। तो वो मैं साल ना बताते हुए ये कहना उचित समझता हूँ कि बहुत समय लगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने इससे पहले भी शायद आपकी पॉडकास्ट में कहा था या किसी और पॉडकास्ट में कहा था कि शकील आपको इंटरव्यू क्यों देगा। जी। उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। उसको जब अपनी बात कहनी है तो उसके पास मुझसे बड़े रिपोर्टर्स के नंबर्स हैं जो नेशनल मीडिया पे हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट मीडिया से हूँ, जो इस समय सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया है। हम पहले भी इंडिपेंडेंट मीडिया से थे, आज भी इंडिपेंडेंट मीडिया से हैं। नेशनल मीडिया जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं वो आ जाते हैं, या जो अखबार हैं वो आ जाते हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट मीडिया से हैं और हमको इंटरव्यू करना है, तो वो आपको इंडिपेंडेंट मीडिया को क्यों देगा? वो नेशनल मीडिया के उसके पास रिपोर्टर्स के हैं, उनको जो स्टोरी कहनी होगी, अपनी बात कहनी होगी, वो उनको कहेगा। लेकिन जब मैंने उसको अप्रोच करना शुरू किया किसी के थ्रू या नंबर निकाल के, तो बहुत टाइम तक मैंने उसको कोशिश की, मैंने मैसेज करने की कोशिश की, और वो जग जाहिर है एजेंसीज़ के पास भी है, क्योंकि जब भी आप, वो एक नंबर था जो पब्लिक डोमेन में आ गया था बाद में, वो दुबई का एक नंबर था, और उस दुबई का नंबर छोटा शकील का डायरेक्ट नंबर था वो। ओके। और वो बाद में कुछ टाइम बाद वो पब्लिक डोमेन में भी आ गया, तो इसलिए बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर मेरे को हाथ लगा, तब तक वो नंबर पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, और मैंने जो है उस नंबर पे मैसेज किया। तो मैसेज मैं करता गया, कई दिनों तक रिप्लाई नहीं आया। एक बार एक ऐसी ही मैं सड़क पे वॉक कर रहा था, फ़ोन की घंटी बजी, उस पर +3 कुछ करके 3 डिजिट के नंबर आए। तो वो शायद मुझे लगा कि ये कहाँ की मतलब अजीब इंटरनेट कॉलिंग लग रहा था। तो मैंने उठाया, तो उस पर शकील की उन्हें बात की। बोले आप मुझे बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं, बताइए। तो मैंने कहा इंटरव्यू करना है। तो बोले किस चैनल के लिए? तो मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट मीडिया से हूँ। तो बोले क्या यूट्यूब? मैंने कहा सोच तो यूट्यूब का ही है। तो बोला मुझे नहीं करना, बहुत चैनल कर चुके हैं, हमारे पे बहुत कहानियाँ हो चुकी हैं, वही पुरानी चीज़ें हैं, वही पुरानी चीज़ें बात कहोगे, वही पूछोगे, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस इंटरव्यू की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, एक बार करिए। तो उसने मेरी पूरी बात सुने बिना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो डिसअपॉइंट तो होता है कि फ़ोन आया, बात पूरी नहीं हो पाई, कट कर दिया। और शकील की एक बात, आप हमेशा रिपोर्टर्स, जितने भी रिपोर्टर्स ने शकील से बात की है या शकील ने इंटरव्यू दिया है, और किसी के मतलब और लोग अगर माफिया लोग जो बात करते हैं, नॉर्थ के हों या कहीं के भी हों, साउथ के हैं, तो आपको लगता है वो रिपोर्टर को धमकाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन शकील के इंटरव्यूज़ किसी भी के भी हों, उसको किसी की बात बुरी लगती है तो साफ ये कह देता है मैं आगे से आपसे बात नहीं करूँ। वो तू करके भी नहीं बोलता, जबकि मैं तो खुद बहुत सारे इंटरव्यूज़ में सबको तू या तुम करके बोलता हूँ, वो आप करके बात करता है। ये लहज़ा मुझे पता नहीं उसका कहाँ से आया। ये तारीफ़ ऐसा लगेगा मैं उसकी बहुत प्रेज़िंग कर रहा हूँ, लेकिन उसने एज़ अ माफ़िया बात की है, तो उसने रिपोर्टर को जो एक सम्मान देने वाली बात होती है, क्योंकि आप इंटरनेशनली भी अगर आप माफिया सुने, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो मीडिया होता है, माफिया उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है इंटरनेशनली। मैं तो 3 दिन तो एक माफिया ने मुझे हाउस अरेस्ट किया है वियतनाम में, शायद आपको पता नहीं होगा। नहीं, एक माफिया ने मुझे 3 दिन के लिए हाउस अरेस्ट किया था वियतनाम में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं 3 कौन दिन था ये, नाम बता सकते नाम तो नहीं, मैं पूरा किस्सा बताऊंगा आपको। जी। तो पहले इस पे आ जाते हैं। तो शकील को कन्विंस करने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैसेज पे मैसेज भेजता रहा और उसकी तरफ से नो पे नो आता रहा। अंत में वो कहते हैं ना, आदमी किलस, वो परेशान, वो कहता है इससे पीछा छुड़ाना है तो इंटरव्यू दे ही दो। तो शायद ईद के आसपास की बात है, सितंबर में ईद है, पता नहीं क्या थी, आई डोंट नो। उस बात पे उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको कल दूंगा और फ़ोन करूँगा। और अगले दिन फ़ोन आया और उसने मेरे से कहा कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, आप अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा और आपको जो पूछना है वो पूछिएगा। 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया। वो फ़ोन, वो जो उसका डायरेक्ट नंबर था दुबई वाला, उस पे ही मैसेज होते थे और उस पे पहला मैसेज जाने का मतलब है मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे जाना, क्योंकि वो नंबर एजेंसीज़ के पास था, पब्लिक डोमेन में नहीं था। ओके। एजेंसीज़ उसके उस नंबर को ट्रैक करती थी, उस पे जो भी एसएमएस जाते थे या फ़ोन होती थी, वो पूरी कॉल सुनी जाती थी। शकील उस पे किससे बात कर रहा है। तो मेरे को वो आइडिया नहीं था उस ज़माने, जबकि मैं इन्वेस्टिगेशन में था, कि मेरा पहला मैसेज जो है मेरे फ़ोन को सर्विलेंस पे डाल देगा। आप इंटरनेशनल माफिया को, आप जो इंडिया का मोस्ट वांटेड है, आप उसको मैसेज करके कह रहे हो एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप नहीं, एसएमएस के, जो उसका पर्सनल नंबर है दुबई वाला, उस पे वो एजेंसी ने मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे डाल दिया। ये आपको कैसे पता चला? चल जाता है पता। फिर जब मेरी शकील से बात होनी शुरू हुई उस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। तो वो एक अलग तरीके का इंटरव्यू था, आज तक नहीं हुआ। जितनों भी लोग सुनाया तो उसमें लोगों ने कहा है कि इस तरीके का इंटरव्यू किसी माफिया से करना बड़ा ही डिफरेंट है। लोगों ने बहुत, मैं आज भी कभी कभी उस इंटरव्यू पे कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसमें कई जगह लिखा जाता है रिपोर्टर जो है बेवकूफ़ है, रिपोर्टर गधा है, ऐसे कौन माफिया से बात करता है, ऐसे क्वेश्चन कौन से पीछे जाते हैं। आपने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था उनसे कि स्कूल टाइम में आपकी कोई क्रश थी क्या? हाँ, मैं वो क्वेश्चन सुन के सोच रहा था, भाई ये क्या पूछा है। छोटा शकील वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, उससे आप पूछ रहे हो कि आपका लव इंटरेस्ट क्या था। हाँ, तो इसमें क्या, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, पूछने में क्या बुराई है भाई। पूछने स्कूल में तो कोई या बुराई नहीं है। क्रिमिनल पर, जो वो जब क्रिमिनल बना उससे पहले तो एक आम इंसान ही था। जी। तो एक आम इंसान की लाइफ भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस समय एक सीरीज़ पे काम कर रहा था जिसका हमने टेंटेटिव टाइटल दिया था लाइफ ऑफ माफिया। तो ये उसके लिए इंटरव्यू था। ओके। उसको यूट्यूब पे डालने की कोई तैयारी नहीं थी। मैं एक सीरीज़ कर रहा था, तब तक नार्कोस भी नहीं आई थी। लेकिन हमारा प्रोड्यूसर बैकआउट किया था, तो मुझे वो सब चीज़ें डालनी पड़ी। आप मेरी जितने भी एपिसोड देखते हैं जिसमें माफिया से रिलेटेड हैं, जितने सबूत या जितने प्रूफ मैंने दिए हैं, आज तक किसी ने नहीं दिए हैं। वो सब डॉक्यूमेंट्रीज के हिस्से, वो सीरीज़ का हिस्सा था जो बन नहीं पाई किसी वजह से। Right. तो वो फ्रस्ट्रेशन में मैंने यूट्यूब पे डालने शुरू किया। तो इसके अलावा जो सबसे पहला क्वेश्चन शकील से पूछा, वो ये पूछा था कि आपका नाम छोटा शकील छोटा कैसे शकील, right. पड़ा, आपका ओहदा छोटा था या आपकी लंबाई कम थी। मुझे आज भी वो क्वेश्चन याद है। मुझे ये लगा था, और जितने मेरे मीडिया फेटर्निटी के फ्रेंड हैं या मेरे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के फ्रेंड हैं या फोटोग्राफर्स फ्रेंड हैं, उन्होंने जब ये सुना तो पहले ही क्वेश्चन सुन के वो भाई मेरे को मैसेज किए, बोले यार तूने ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, वो इतना बड़ा माफिया है, बुरा मान गया तो तेरा तो बैंड बजा सकता है। मैंने कहा क्वेश्चन होता है। और इस बात में शकील ने उसका आंसर भी दिया बिना ऑफेंड हुए। जब इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू है, Correct. आप हम उसमें वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे। जो मेरी आदत है, जन्म इससे पहले वाले पॉडकास्ट में की थी, मैंने काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। मैं हमेशा किसी से भी करता हूँ। अली बुदेश के इंटरव्यू मैंने किया। अली बुदेश का पहला एक ही मात्र इंटरव्यू है जो बहुत लंबा है, डिटेल्ड में है, वो मेरे साथ है। अली बुदेश के इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें भी मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ अली बुदेश का। राइट। तो शकील के इंटरव्यू के बाद वो लोगों को लगा कि अंबर शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है, मोगली बाबा है कोई, जो माफिया को इस तरीके से इंटरव्यू कर रहा है। उसके बाद मैंने वो चीज़ें डालनी शुरू की हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। तो उस इंटरव्यू के लिए टाइम बहुत लगा, लेकिन वो इंटरव्यू इतना हिट जाएगा इसकी मुझे कोई आशा नहीं थी। छोटा शकील का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जानना चाहूँगा।
एट द टाइम जब आपने इंटरव्यू किया, ये आपने कहा 2016 के आसपास की बात 16 थी? एग्जैक्ट 16। ओके, 2016 की बात थी ये। उस वक्त छोटा शकील डी कंपनी में क्या क्या हैंडल कर रहा था? पूरा बिजनेस। मतलब ये बेसिकली देखिए दाऊद का कंपनी का, शैडो ही था। देखिए कंपनी का, डी कंपनी का सिंपल है कि मीडिया से कोई बात करेगा वो सिर्फ शकील करेगा, कोई नहीं करेगा। ओके। कोई कहीं प्लानिंग करनी है गैंग वॉर में, उसकी प्लानिंग भी शकील करेगा, कोई और नहीं करेगा। बिजनेस शकील के अपने होंगे या नहीं होंगे इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन डी कंपनी में वो सीईओ का हक रखता है, ओहदा रखता है, आज भी रखता है, आने वाले टाइम में भी रखता है। जब तक कंपनी है तब तक वो सीईओ रहेगा। ये आपने उनसे सवाल भी पूछा था, आपको लोग सीईओ कह के बुलाते हाँ, हैं? मैंने कहा था हाजी या सीईओ कहते हैं उसका, मैंने ये बात पूछी थी उसका, उसने आंसर भी दिया। पर मैं ये जानना चाहता हूँ अब कि छोटा शकील, उस इंटरव्यू से मुझे पता चला कि छोटा शकील को आपने ये भी पूछा था उनसे कि आपने डी कंपनी ज्वाइन कब की, तो उन्होंने कहा था कि सेम मोहल्ले में रहते थे तो हाँ, स्टार्टिंग से ही था करेक्ट मैं। करेक्ट करेक्ट। छोटा राजन की जब एंट्री होती है, हाँ, उस एंट्री की वजह से क्या कभी छोटा शकील को ये लगा ईगो इश्यूज वगैरह? नहीं, मेरे हिसाब से छोटा राजन और ये सब लोग एक ही समय ज्वाइन हुए थे, ओके। और आसपास एक ही समय ज्वाइन हुए थे, या शायद शकील पहले ज्वाइन हुआ था फिर छोटा राजन हुआ था, या छोटा राजन पहले हुआ था शकील हुआ था, इसका मुझे स्मरण नहीं है, मेमोरी नहीं है। ना मैंने इस पॉइंट से कभी इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश किया। मेरे लिए ये सब लोग कंपनी के मेंबर थे, स्प्लिट हुए वो एक बात अलग है, और सबका अपना अपना वो था। छोटा राजन डी कंपनी में सब कुछ क्राइम हैंडल करता था, जब तक वो डी कंपनी में था तब तक वो क्राइम का हिस्सा हैंडल करता था, मुंबई का। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें उसके पास हैंडल में थी। शकील भी कुछ हैंडल करता था। एक फ़ोटो है जिसमें शकील है, दाऊद इब्राहिम है, छोटा राजन है और बहुत सारे लोग हैं। वो फ़ोटो जो है मीडिया में है जिसमें दाऊद इब्राहिम बीच में बैठा हुआ है, बाकी सब है। तो इससे पता चलता है कि इतने सारे लोग हैं तो ये कंपनी इन्हीं सभी की मेन कंपनी है। तो सबका अपना अपना उसमें ये कॉर्पोरेट की तरह चली, डी कंपनी कॉर्पोरेट की तरह चली। इसमें सबके अपने अपने सेगमेंट थे, वो बड़े। स्प्लिट होने का रीज़न मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि एक वो रीज़न था। उसको बाद में कैसे प्रेजेंट किया गया ये मैं पिछली पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। ये जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन सकते हैं पिछली पॉडकास्ट। पर ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट में भी ये बातें कही गई है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच में ये जो दरार पड़ी, इसके पीछे बहुत हद तक रीज़न छोटा शकील भी था। यार ये अब वो कह सकते हो, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जो मैंने पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि जो अमर जुगाकर दिवाकर चूरी, वो तो 3 लोग थे। जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमारा बॉस दाऊद इब्राहिम है, वो टेप जब हुआ, वो टेप ही शकील ने चलाया था दाऊद को सुनाने के लिए कि ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये अब इस बात को लेके कोई ये कहे कि स्प्लिट करने का जो दरार थी वो उसने डाली, लेकिन उसने वो चीज़ सुनाई जो फैक्ट थी। अली बुदेश ने भी ये बात मेरे इंटरव्यू में बोली थी, जो क्लिप अगर किसी ने नहीं सुनी है वो सुन सकते हैं, कि अली बुदेश ने भी ये बात बोली थी कि छोटा राजन जो है एक कंपनी में रह के एक नई कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा था और ये बात किसी को पसंद नहीं आई कि, तो अगर उसने वो किया तो उसने वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अब उसको कोई दरार माने या उसको उस तरीके से देखे कि उसने हक की बात की, तो इसके परसेप्शन चेंज हो सकता है। हर किसी का अपने हिसाब से देखने का तरीका हो सकता है, राइट। तो अब उसको कोई ये कहे कि दरार डाली तो परसेप्शन है। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। जो हुआ, जो घटित हुआ वो सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक और जो उस इंटरव्यू का फोकस था 93, जब आपने उनसे 93 के बारे में बात की तो आई डोंट नो कि ऐसा सच में था या नहीं, बट आई फेल्ट कि वो थोड़ा सा शायद गुस्सा हो रहे थे जिस तरह से उनकी स्टोरी को कवर किया गया था मीडिया में, इंडिया में, और जिस तरह से इल्ज़ाम शायद डी कंपनी पे लगाया गया था। उन्होंने याकूब मेमन के बारे में भी एक चीज़ कही थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 93 को लेके जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा नहीं है, ऑल्दो मैं लिंक डाल दूंगा, बट स्टिल जिन्होंने नहीं देखा है, क्या बातें हुई थी उनसे? देखिए 93 बॉम्ब ब्लास्ट में जो सारी प्लानिंग थी वो टाइगर मेमन की थी, ये कोई दुनिया जानती है। और मैंने 2018 का टाइगर मेमन का एक फ़ोटो भी पब्लिश किया था, जनवरी 2023 में। हाँ करेक्ट। और हाँ राइट, और दिसंबर 2023 में वही फ़ोटो नेशनल मीडिया ने कॉपी करके उसका एक्सक्लूसिव चलाया था। मैं 1 साल पहले वो फ़ोटो देख चुका था। तो टाइगर मेमन ही मेन था जिसने पूरी वो की। और अगर आप एक कमीशन हुआ था, श्री कृष्णन कमीशन,
93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक कमीशन गठित हुआ था जस्टिस श्री कृष्णन के अंडर, जिसको कहा गया श्री कृष्णन का कमीशन। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि इसमें किस तरीके से ये पूरा प्रोवोक हुआ था ना। और इसमें जो मेन जो गुनाहगार है वो टाइगर मेमन है, और टाइगर मेमन का भाई को इंडिया लाया गया, याकूब मेमन को इंडिया लाया गया, उसको सज़ा दी गई। तो हमें इंडिया के कानून के हिसाब से अगर कोई ये कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं तो मैं उसको मानूंगा कि ये इन्वॉल्व है, मैं उसमें अपना जजमेंट नहीं दूंगा या मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कल्प्रिट है या नहीं है। वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम ने राम जेठमलानी को, ये पब्लिक डोमेन में है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं कोई अपनी तरफ से रिसर्च करी हुई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, कहा था कि मैं यहाँ आके सरेंडर करना चाहता हूँ। उस समय सरकार अगर ले आती तो सिनेरियो दूसरा होता। आज सरकार ने मना किया था लाने से, शरद पवार ने मना किया था। आपको ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपने शरद पवार का नाम लिया है, आपको लगता है उनके लिंक्स थे दाऊद इब्राहिम से? यार मेरे को पर्सनली नहीं मालूम है लिंक्स थे या नहीं थे। मैं मीडिया में बहुत सारी बातें चलती हैं, मैं उस चीज़ पे बात करना पसंद करूंगा और पसंद करूंगा जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया। मैं तथ्यों पे चलूंगा, मैं किस्से कहानियों पे नहीं चलूंगा। किस्से कहानियाँ सुनाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फैक्ट्स पे आए तो पता चला है वो झूठ ही निकले। तो मैं अब जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरी रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो व्यूअर रिस्पेक्ट कर रहा हो या माफियाज मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो फैक्ट के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे कमेंट्स में आता है कि शरद पवार के और डी कंपनी के लिंक्स थे। अगर थे जो ये बात कह रहे हैं तो प्रूफ करो, पर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था क्रिमिनल्स को? मैंने एक एग्जांपल दिया, चंद्र स्वामी ने बबलू श्रीवास्तव को फरारी कटने के लिए अपने आश्रम में रखा था। तो इसका जीता जाता उदाहरण ये है। इसकी स्टोरी अगर आपको जानना है तो पिछला पॉडकास्ट देखिए। तो ये तो होता है, मतलब पॉलिटिक्स और क्राइम वर्ल्ड का नेक्सस तो है। तभी तो इसलिए देखिए बहुत सारे एमपीज एमएलए जो हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के आते हैं। नाम लेना किसी का उचित नहीं है, क्योंकि अब वो जो है सम्मान वाली पद पे बैठे हैं, तो किसी का नाम लेके उसको उस पद का अनादर करना उचित नहीं है। राइट। कमिंग बैक टू छोटा शकील वाला इंटरव्यू, उसमें जब 93 ब्लास्ट की बात होती है, डी कंपनी का नाम कहाँ से आता है पूरे 93 ब्लास्ट में? क्योंकि आपने कहा कि वो एक क्या श्री कृष्ण कमीशन है, जो बॉम्बे ब्लास्ट के बाद एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें डी कंपनी का नाम नहीं था। मैंने वो पूरी नहीं पढ़ी है, इंटरनेट पे है, उपलब्ध है, लोग डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कमीशन, और बहुत डिटेल्ड में है। तो डी कंपनी का नाम इसलिए आया क्योंकि एक रूट इस्तेमाल किया गया था। मतलब कुछ लोग जो साथ में लोग काम करते हैं, मतलब जो पैसे, टाइगर मेमन अपनी जगह है, टाइगर मेमन के अपने सोर्सेज थे, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से साथ काम करते हैं, तो इस वजह से। अब उसमें इनका कितना, ये बात सच है कि जब ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने राम जेठमलानी को फ़ोन भी किया था। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है कि उसने खुद ने बोला था कि आप मुझे इंडिया लेके आइए, मेरी 3-4 शर्तें हैं, वो अगर आप मान लेते हो मैं इंडिया आने को रेडी हूँ, और आप मेरे पे केस चलाइए, अगर मैं गिल्टी प्रूव होता हूँ तो फेयर ट्रायल चलाइए जी, फेयर ट्रायल चलाइए। ये ब्लैक फ्राइडे किताब में भी आया, और ब्लैक फ्राइडे मूवी में भी अनुराग कश्यप ने वो सीन दिखाया है, और यही चीज़ बात लिखी है। तो अब क्या है, देखिए, अब मेरा मानना था कि इस समय सरकार मान लेती कि हम तुम्हारी सारी शर्तें मान रहे हैं, तुम आ जाओ। आने के बाद तुम शर्त मानते या नहीं मानते, तुम्हारे पास दाऊद इब्राहिम तो होता जी। वो एक पॉलिटिकल फेलियर था, एक पॉलिटिकल फेलियर कहूँगा मैं उसको। पर जब आपने उनसे याकूब मेमन वाली और टाइगर मेमन वाली बात कही थी, तो छोटा शकील ने कहा था कि याकूब मेमन इन्वॉल्व नहीं था, बट उसे लाया गया, वो मुंबई खुद इंडिया खुद आया नेपाल था से पकड़ के लाया, अपने परिवार के साथ नेपाल से पकड़ के लाया गया था, और नेपाल में उसको अरेस्ट किया गया था। फिर उसको री अरेस्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दिखाया था, और उसके पास बहुत सारे सबूत थे जो यहाँ पे दिए गए। क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था 93 ब्लास्ट? यार देखो, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, अगर सरकार कह रही है इन्वॉल्वमेंट था, मैं मानूंगा इन्वॉल्वमेंट था, मैं इसमें पर्सनल वर्डिक्ट नहीं दूंगा। ह्यूमन राइट्स वाले तो आज भी नहीं मानते। देखो, मैं लॉ को मानूंगा। अफजल गुरु का भी नहीं मानते हो तो वैसे, खैर मैं लॉ को मानूंगा। लॉ अगर कह रहा है तो मैं लॉ का मानूंगा। मेरा पर्सनल वर्डिक्ट नहीं हो सकता जी, मेरा पर्सनल वर्डिक्ट नहीं है। मैं बिल्कुल इस पे पर्सनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता कि वो इन्वॉल्व था या नहीं था। सरकार ने ट्रायल चलाया, सरकार ने उसके खिलाफ सबूत पेश किए। सरकार, अब वो सबूत असली थे या नकली थे, ये वहाँ पे जो जज बैठे हैं, ये उनका विवेक पे
निर्भर करता है कि वो उसको सच मान रहे हैं या झूठ मान रहे हैं। जो वकील उनके खिलाफ खड़ा है याकूब मेमन के खिलाफ, वो क्या प्रस्तुत कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सरकार ने उसको मतलब अदालत ने, सरकार से मेरा मतलब है कि अदालत ने उसको कसूरवार माना है तो मैं भी मानूंगा। मैं अदालत के वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करूंगा, किसी हाल में नहीं कर सकता। मैं अदालत के वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करूंगा, ना मैं इस पर पर्सनल वर्डिक्ट दे सकता हूँ। ओके। 26/11 उसके बारे में भी कहा जाता है कि अगेन दाऊद के ही लोगों ने क्लियर कराया रास्ता, रूट्स जो थे वो वही वाले यूज़ किए गए थे। इसमें कितना सच है? 26/11 जो आपका ताज पे जी, अटैक हुआ मुंबई था, अटैक्स। जिसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अब जब इसमें आपने इसका कुछ वो डिटेल निकाली थी कि किसने कहा था ये बात? नहीं, ये आई थिंक आपके वो इंटरव्यू में आपने शायद छोटा शकील से पूछे भी, मीडिया न्यूज़ ही है ये। अच्छा, अगर ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि किसने कहा था, बट मीडिया में ये न्यूज़ आई थी, इतना आई एम श्योर, क्योंकि मैंने पढ़ा था ये। अच्छा, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अगर अगर ये बात आई है और मीडिया कह रही है तो सच होगा। अगर किससे कहानियाँ हैं तो मैं इसको इस पर क्या कहूँ। मीडिया हर चीज़ सच कहती है। अब बिल्कुल कहती है। बिल्कुल कहती है, जब तक टीआरपी मिल रही है तब तक सच है। ओके। एक आई डोंट नो अब इसमें कितना सच है, अगेन कहीं सुनाने वाली बात हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है करंट टाइम्स में कि डी कंपनी में 2 फैक्शंस बन रहे हैं, एक अनीस इब्राहिम वाला और एक छोटा शकील वाला, कि आफ्टर दाऊद इब्राहिम कौन हैंडल करेगा पूरी। या देखो, कंपनी है, हम्म, ठीक है, और दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है तो वो बेवकूफ़ तो दाऊद इब्राहिम को कह नहीं सकता। अब मैंने ये बात बोली है बेवकूफ़ वाली, तो हो सकता है कि डी कंपनी ऑफेंड हो जाए और मुझे इस बात के लिए बोले। बेवकूफ़ से मेरा मतलब है कि अगर कंपनी स्प्लिट होनी होगी और किसी को उत्तराधारी बनाना होगा तो दाऊद अपने जीते जी बना के दे के जाएगा। वो अलग से अपने मरने के बाद नहीं दे के जाएगा कि 2 लोग आपस में लड़े। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी। अब बहुत लोग मुझे गालियाँ बकेंगे भी मैंने दाऊद इब्राहिम को बेवकूफ़ कह दिया, कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये एक स्लैंग में यूज़ किया है, एक उसमें किया है। हो सकता है कि डी कंपनी के लोग सुने तो वो भी नाराज़ हो जाएं कि मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन एक सेफ साइड के लिए मैं क्लियर भी कर देता हूँ कि एक स्लैंग में यूज़ किया है। तो मैं यहाँ साबित नहीं करना चाह रहा कि दाऊद इब्राहिम होशियार है या बेवकूफ़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इतना समझदार तो होगा कि अपने मरने से पहले या अपने आप को हटाने से पहले वो दोनों के बीच में एक चीज़ उत्तराधिकारी घोषित करके जाए। ओके। उस इंटरव्यू में एक और नाम आया था, सीबीआई चीफ जो थे शायद जोगिंदर सिंह जी। उनका नाम क्यों आया था? उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था 93 का कुछ हिस्सा, और वो शायद सीबीआई में थे। उन्होंने डी कंपनी को काइंड ऑफ अ क्लीन चिट दी थी, ऐसा शकील ने अपने मेरे इंटरव्यू में बोला था। तो वो वहाँ तक नाम आया था कि जोगिंदर जी ने जो बोला है कि इनको लागे करोगे क्या, इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है। ये बात शकील ने मेरे इंटरव्यू में बोली थी। ओके। मैंने कभी जोगिंदर जी से मुलाकात नहीं की, मुझे मौका नहीं मिला। अब उनका देहांत भी हो चुका है कई साल पहले। तो अगर शायद मैं पहले, क्योंकि मेरे पास 2016 में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं और चीज़ों में बिज़ी हो गया, फिर किताबें लिखने में बिज़ी हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज़ में बिज़ी हो गया। तो मेरे को शायद, मैंने और उस पॉइंट से सोचा भी नहीं कि मैं जोगिंदर जी से मिलके इस चीज़ को वेरीफाई करूं। ये मेरी गलती है। अगर मैं शायद वेरीफाई कर लेता तो बात दूसरी होती। उस इंटरव्यू में कहीं पे आपको, क्योंकि आज के अगर करंट सिनारियो से हम देखें, इंडियन सोसाइटी के सिनारियो से, ये पूरे वर्ल्ड के सिनारियो से, नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया पूरी पोलराइज्ड हो गई है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। आपको कभी ऐसा लगा कि ये जो छोटा शकील है या दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी इन जनरल है, ये इनके मन में वो चीज़ है हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स वाली? अगर ऐसा होता तो डी कंपनी में जितने बहुत सारे शूटर्स रहे वो हिंदू नहीं होते, या उनके बिजनेस पार्टनर हिंदू नहीं होते। वहीं छोटा राजन के साथ भी है कि अगर छोटा राजन बिजनेस कर रहा है तो वो बहुत सारे उसने मुस्लिम लोगों के साथ बिजनेस किया, उसके कंपनी में मुस्लिम शूटर रहे। तो ये जब बिजनेस की बात आती है तो धर्म नहीं है, ये पॉलिटिकली धर्म हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप को बहुत नज़दीक से इन्वेस्टिगेट किया, तो मेरे सामने ये आया कि ये बिज़नेस भी हिंदू के साथ भी कर रहे हैं, नॉन हिंदू के साथ भी कर रहे हैं। इस्लाम में
को लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, इस्लाम कट्टर धर्म है, वहीं हिंदुज़म जो है सॉफ्ट धर्म है। ये पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, पर्सनल व्यू इसके अलग है, क्योंकि आप भी एक अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पे हर किसी को एक ही ड्रेस में रखा जाता था, यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। यूनिफॉर्म का मतलब कि आप एक समान हैं। जी। जब हमने उस चीज़ से पढ़ा है स्कूल में, ईद मनाई है, दिवाली मनाई है, तो आप देखिए उस चीज़ को कि अगर अगर ऐसा होता तो वो हिंदू के साथ बिजनेस नहीं कर रहे होते, छोटा राजन मुस्लिम के साथ बिजनेस नहीं कर रहा होता। छोटा राजन के बहुत सारे शूटर्स मुस्लिम हैं जो डी कंपनी के हिंदू शूटर्स को मारे थे। तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। ये सवाल पूछने के पीछे मेरा मकसद ये था क्योंकि एक कहानी फ्लोट करती है मीडिया में और इन जनरल लोगों के बीच, वो ये कि दाऊद ने या डी कंपनी ने 93 के ब्लास्ट इसलिए करा है क्योंकि 92 में वो जो राइट्स हुए थे मस्जिद को लेके, वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में आई डोंट वांट टू कमेंट। बट उसके बाद जो हुआ, जब वो राइट्स हुए तो कुछ डोंगरी से मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी दाऊद को। ये किताब में ब्लैक फ्राइडे मूवी में भी ये सीन है। तो देखिए 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो था वो मैं हमेशा कहता हूँ टाइगर मेमन का किया हुआ था, पूरे प्लानिंग उसकी की गई थी। इसमें पुलिस भी ये बात को कहती है, और ये प्रोवोक था जो हुआ बाबरी मस्जिद के बाद। और बाबरी मस्जिद के बाद बलवे हुए थे, या बाबरी मस्जिद से पहले बलवे हुए थे। बलवे मतलब राइट्स, अच्छा ओके, हिंदी में बलवा कहते हैं। अच्छा ओके। हिंदी शब्द, हिंदी नहीं, ये मिक्स ऑफ पर्शियन एंड हिंदी का शब्द है, तो इसको बलवा कहते हैं। बवाल का बलवा, अच्छा ओके, बवाल हुआ था तो उसको बलवा एक स्लैंग में कहा जाता है। तो जब ये राइट्स हुए थे तो राइट्स में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, उसमें से एक टाइगर मेमन को भी सबसे ज़्यादा उस राइट में नुकसान हुआ था। तो वहाँ पे फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, जिसका शिकार टाइगर मेमन बना और उसने वो ब्लास्ट कराया। ISI ने उसे यूज़ किया। छोटा शकील से बात करने के वक्त आपको कुछ मिला ऐसा एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा क्या? आपके पर्सपेक्टिव से कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा क्या मतलब कि किस सेंस में? शायद ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्राइम सिंडिकेट जो पब्लिक डोमेन में ना हो। उनका इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप कंट्रीज मैप पे उंगली रखिए, जिस कंट्री पे आप उंगली रखोगे उनका वहाँ नेटवर्क है। जो उसने खुद बोला है, ये मुझे पता है। इन्वेस्टिगेट करके। हाँ। आप अगर साउथ अमेरिका की बात करोगे तो वहाँ पे भी उनका बहुत बड़ा नेटवर्क निकलेगा। दाऊद इब्राहिम कितना अमीर है यार? जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस मैप में आप जहाँ उंगली रखोगे और वहाँ पे जो कंट्री आएगा उसमें भी वहाँ उसका नेटवर्क निकलेगा, तो आप इमेजिनेशन लगा लो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद एलॉन मस्क है, या कोई एलॉन मस्क आते रहता है टॉप पे, उससे ज़्यादा अमीर है? बराबर ही हो तो कोई भी ताज्जुब नहीं। इनके पास पैसा बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके इतने सारे इंटरेस्ट हैं कि नाम लेने शुरू किया जाए वो कम है। खून खराब आप भी करते हैं? गैंग वॉर आज भी चलती है, आने वाले टाइम में भी चलेगी। पर अभी तो बहुत टाइम से गैंग वॉर इंडिया में तो नहीं है, मुंबई में तो एटलीस्ट नहीं हुई है। दुनिया में किसी ना किसी कोने में तो चलती है ना कौन सी गैंग्स? कोई भी गैंग हो सकती है। छोटा राजन की गैंग भी? छोटा राजन का गैंग अब उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि छोटा राजन खुद जेल में है। तो जब बॉस जेल में हो गया तो नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। जब नेटवर्क ख़त्म होने की शुरुआत होती है तो गैंग वॉर भी एक इनडायरेक्टली ख़त्म हो जाती है। तो गैंग वॉर से मेरा मतलब है कि जो इनके साथ वर्क कर रहा है और वो इनके अगेंस्ट में चला गया, उसको भी तो ये ख़त्म कर सकते हैं। तो वो तो चलता रहेगा, वो तो ज़िंदगी है, जब तक क्राइम है तब तक चलता रहेगा। कामरान आफरीदी, छोटा शकील, अली बुदेश, इसके बारे में बात करते हैं अब। अली बुदेश ऑलरेडी मैंने बताया कि इससे पहले जो हमने एक पॉडकास्ट की थी ऑपरेशन चाचा जान वाली, उसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल अली बुदेश की बताई थी। लेकिन अली बुदेश का इंटरव्यू जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। क्यों? वो आधी नींद में मैंने किया था। हाँ, ये आपने कहा भी था कि वो आप रिकॉर्डिंग ऑन करके सो रहा था। मतलब सुनता रह रहा था, वो मुझसे कुछ बोल रहे थे, मैं क्वेश्चन करता जा रहा था। वो PCO की बात आई, उस पर वो नाराज़ हुए अली बुदेश कि मैं PCO चलाने थोड़ी आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुनने में मज़ा आएगा, बताने में मज़ा नहीं आएगा। पर उसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी, इनफैक्ट बुक में भी शायद है इसका जिक्र। उन्होंने आपको बताया था कि किस तरह से स्प्लिट एक्चुअली हुआ छोटा राजन और डी कंपनी के बीच में। वो क्या इन्फॉर्मेशन दी थी? वो ये सिंपल सी बात कही थी कि जो मैंने पहले भी बताई कि कंपनी में एक और कंपनी क्रिएट कर रहा था राजन, वो एक स्प्लिट का सबसे बड़ा कारण था। अली बुदेश के डी कंपनी से क्या रिलेशंस थे?
लोग एक दूसरे को जानते हैं। दोस्ती का रिलेशनशिप था या बिजनेस पार्टनर्स? बिजनेस पार्टनर तो नहीं कह सकते क्योंकि Collaboration? कोलैबोरेशन कह सकते हो। एक दूसरे को जानना हो सकता है, मिलना जुलना हो सकता है। एक पार्टी में 10 लोग मिलते हैं, कोलैबोरेशन होता है, मुलाकातें होती हैं, वो एक रिलेशन था। लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि जैसे न्यूज़ मीडिया में आता है, जिसका मैं खंडन करता हूँ कि अली बुदेश दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, वो कभी कि उसका गुर्गा नहीं था। और ये तो मीडिया वाले तो हर किसी को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा बताना शुरू कर देते हैं। तो अली बुदेश जो था, ये आई डोंट नो कि मतलब मुझे पता नहीं टर्म्स क्या होते इस दुनिया में, कि ये खून खराबा करने वाला गैंगस्टर था या स्मगलिंग करने वाला गैंगस्टर था? ये नहीं, ये स्मगलिंग मतलब कि इसकी जो दोस्ती थी वो एजाज पठान से थी, किशोर गिरी का पट्टी से थी, ब्लैक स्कॉर्पियो। ब्लैक स्कॉर्पियो जिसको कहते हैं। एक दो लोग और थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो इधर के हैं, क्या नाम है, गोरेगांव के, उनके साथ थी। तो बहुत सारे नॉन क्रिमिनल्स 80s और 90s के जो थे उनके साथ उसके दोस्ती थी। और इसका मेन जो बिजनेस था वो एक तरीके से डिस्प्यूट सेटल कराना था। अच्छा। स्वामी जी, अली बुदेश को स्वामी जी कहाँ Right. कहते थे, इसका कोड नेम स्वामी जी था। डिस्प्यूट सेटल करा था। डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस पर डिस्प्यूट है तो कोई कब्ज़ा करना चाहता है तो उसको रोक देते हैं कि नहीं यार तुम इसको मत करो, इस पे ये सेटल कर लो। तो उसका मेन काम ये भी था। ओके। और फिर वो बहरीन का निवासी था, बाप उसके अरबी, तो वो अरबी था, तो यहाँ से उसका कोई मतलब भी नहीं था, उसको यहाँ पे अरेस्ट करके रोक भी नहीं सकते थे। बाद में बहरीन उसको भेजा ही जाता। ये इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था आपने? अब मैंने कहा ना, अली बुदेश मेरा सोर्स था जी। सबसे पर बड़ा। सोर्स बना कैसे, मतलब यार उसके source पीछे क्या कहानी? बनते और नहीं कौन है, से बनाए साल- जाते हैं। कौन से साल में हुआ ये? यार अली बुदेश को मैं लगभग 10 साल पहले से जानता हूँ, ओके। लगभग। किस स्टोरी के लिए आपने उनसे मतलब पहली बार बात की थी? मुझे इंट्रोड्यू मेरे को किसी ने कॉन्फ्रेंस पे अली बुदेश से बात कराई थी। क्रिमिनल वर्ल्ड से या क्रिमिनल जर्नलिज्म वर्ल्ड वर्ल्ड से, जर्नलिज्म ने उस अली बुदेश के इंटरव्यूज़ शायद एक आज तक वाले ने, क्या नाम है, अरविंद ओझा ने किया है, वो भी एक छोटा सा हिस्सा किया है 2-3 मिनट का। उसके अलावा अली बुदेश को किसी ने इंटरव्यू नहीं किया है। मैंने उसको पूरा प्रॉपर आधे घंटे का इंटरव्यू या पौन घंटे का इंटरव्यू किया है, या 1 घंटे का इंटरव्यू किया है। उसके अलावा किसी ने अली बुदेश की आवाज़ आज तक नहीं सुनी थी। उसके अलावा कहीं आपको आवाज़ ही नहीं मिलेगी तो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे मिलेगी। राइट। तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने नहीं कराया था, एक क्रिमिनल ही था जो अरेस्ट होके इंडिया आ चुका है, उसने मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात कराई थी। और मेरे फ़ोन हमेशा सर्विलेंस पे रहते हैं, मेरा फ़ोन सुना जाता है, एजेंसी भी मेरे फ़ोन सुन के हंसती है। कई बार कोई मुझे माफिया फ़ोन करता है और मुझे हड़काने की कोशिश करता है तो मैं उसको और माँ बहन की गाली देता हूँ, तो वो एजेंसी वाले भी सुन के हंसते हैं। बोले कहते हैं कैसा जर्नलिज्म वाला है, ये उल्टी गाली दे रहा है। तो अली बुदेश से फिर धीरे धीरे मैंने उसको बात होने के बाद सोर्स में तब्दील किया, इन्फॉर्मेंट में तब्दील किया। तो आपको एक लीड मिलती है, जो मैंने आपसे कही थी कि सुई के सिरे बराबर का आपको एक सिरा मिलेगा। अब आपको उसको बड़ा करना है, उसको पिरोना है। तो अली बुदेश को जब मेरे को एक मौका, बस एक इंट्रैक्शन हुआ, उस इंट्रैक्शन को मैंने तब्दील किया। उसको फिर तब्दील करते करते अली बुदेश को कॉन्फिडेंस में लाके एक अपना इन्फॉर्मर बनाया। तो इसमें टाइम लगता है, ये ऐसा नहीं है। और आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। जितने भी जर्नलिज्म वाले या जिनको जर्नलिज्म में जाना है या इन्वेस्टिगेशन में जाना है, इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए है कि बनाना चाहते हैं, उनके लिए यही एडवाइस है कि आपको जो है सिरा मिलेगा और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आप उस चीज़ को जो है कन्वर्ट कर सको अपने फ़ायदे के लिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है, उसका फ़ायदा नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन अपनी मर्ज़ी से नहीं देगा, आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। अगर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को तो आप सक्सेसफुल होंगे। जो पुराना तरीका था कि इन्वेस्टिगेट करने का, वो लोग भूल चुके हैं। वो कॉपी पेस्ट वाला तरीका आ गया है। अली बुदेश से सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली वो क्या ऑपरेशन चाचा जान वाली थी? ऑपरेशन चाचा जान भी कह सकते हैं, और भी चीज़ें थी जो मैं जिसको नहीं अभी रिवील करूँगा, वो आने वाले कुछ और किताबें आ रही है मतलब? और किताब तो नहीं,
वीडियोस? वीडियोस आ रहे हैं तो उसमें रिवील करूँगा। ओके। तो इसे थोड़ा सीक्रेट रखना। और कोई इंटरव्यू है आपका जो आप मेमोरेबल समझते हो? एक माइलस्टोन, मेमोरेबल भी नहीं, माइलस्टोन, जैसे छोटा शकील एक इंडियन जर्नलिज्म में माइलस्टोन है, कामरान आफरीदी माइलस्टोन है, अली बुदेश माइलस्टोन है, ऐसा कोई और है? यार इंटरव्यूज़ तो मैंने मुंबई माफिया से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी के किए हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मैंने इंटरव्यूज़ ना किए हों। तो मेरे लिए वो इंटरव्यूज़ हैं, उसको किस नज़र में माइलस्टोन लोग देख रहे हैं मैं नहीं कह सकता। सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा रहा है आज तक? सभी इंटरेस्टिंग है। मुझे हर किसी से कुछ ना कुछ इंटरनल बहुत कुछ जानने का मौका मिला जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक बहुत बड़ा मतलब फ़ायदेमंद रहा। तो मैं हर इंटरव्यू को इंटरव्यू के रूप में देख रहा हूँ, उसमें कहीं ना कोई चीज़ें इंफॉर्मेशन है जो काम देती हैं। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ कौन सी पता चली आज तक? सभी सरप्राइजिंग है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है अलग से लगे कि कुछ भी सरप्राइजिंग है। मतलब सबसे सरप्राइजिंग यही लगा था कि ऑपरेशन शाहजहां कि जिसको लग रहा था कि यार पता नहीं ये क्या हो, मतलब हमें तो एक छोटी सी आइडिया हुआ था कि क्या है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये हो रहा है। तो सरप्राइजिंग ये था कि दूसरे देश की एजेंसी ने ये समझा कि पहला फंडिंग मेरी तरफ से गई है, जबकि मेरे पास पैसे होते तो मेरे पे अपनी गाड़ी होती। कभी बबलू श्रीवास्तव से बात हुई? बबलू श्रीवास्तव देखो यार, ऑपरेशन बहुत सारी चीज़ों में उसके नाम आए हैं, खासकर नेपाल वाले कांड में, हाफिज़ सईद वाले कांड में। मैं उसको कांड ही कहूँगा। भले ही अच्छे कांड है या बुरे कांड है वो अलग बात है। तो अगर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बात करना या नहीं करना उचित नहीं है, इंफॉर्मेशन देना बहुत उचित है। जी। तो मेरा काम है इंफॉर्मेशन निकालना, और वो इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड कैसे भी हो सकती है। शायद ये सवाल मुझे आपको पिछले पॉडकास्ट में पूछना चाहिए था, ऑपरेशन चाचा जान वाला जो पॉडकास्ट था, बट उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, वो ऑपरेशन तो फेल हो गया था एक तरह से। हाँ, उसको फेल नहीं कह सकते हैं। मैं उस ऑपरेशन को फेल नहीं कहूँगा। मैं उस ऑपरेशन को आखिरी में समीउल हक और ईद गुल की जल्दबाजी का नतीजा है। अगर ये उस समय थोड़ा सा वेट कर लेते तो शायद कोई ना कोई वे आउट बबलू श्रीवास्तव निकाल के उसको बेटर कर सकता पर जो मोटिव था हाफिज सईद को ख़त्म करने का, वो तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, आप उसको अब ये भी तो हो सकता है वो ख़त्म हो गया और वहाँ की देश की जनता नहीं बताना चाह रही हो। पर उसके बाद में कभी देखिए, एक चीज़ बताइए मेरे को, जब से ये हमला हुआ तब से कोई ऐसी चीज़ हुई है कि इसका फ़ोटो कहीं आया हो, इसकी कहीं वीडियोज़ आई हों? ये गायब है। तो ये भी तो हो सकता है मर गया हो और वहाँ पे जनता नहीं, वो पब्लिक को नहीं बताना चाहते हो। ये भी तो हो सकता है। नहीं तो लोग बोल कहीं होता है इतने साल में, 2021 में हमला हुआ, 2024 बैठे हैं, 2025 आने वाला है। 4 साल में, 3.5-4 साल में कभी ऐसा कोई तो फोटो आता, कोई तो वीडियो आता, कोई तो रिकॉर्डिंग आती। हमारी एजेंसीज बहुत सक्षम है, इंडिया की एजेंसीज इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वो सर्विलेंस बहुत तगड़े लगाती हैं, तभी तो वो इतनी डिटेल दे पाती हैं और तभी तो यूएन में इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रस्तुत करती है। Right. इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि इंडियन एजेंसीज़ ने जब कारगिल वॉर हुई थी, परवेज मुशर्रफ चाइना में था, शायद आपको ये बात है, पता है नहीं? पता है। तो आपको पता है वो कॉल रिकॉर्ड इंडिया ने की थी जी। जिससे ये साबित हुआ था कि कारगिल जो है परवेज मुशर्रफ के कहने पे हुआ है, राइट? तो अगर ये एजेंसीज हमारी एक्सट्रैक्ट कर सकती है तो हाफिज़ सईद का क्या फ़ोटो या फ़ोन या कुछ है, तो मेरे हिसाब से वो मर चुका होगा, लेकिन तो बता नहीं सकते। ये तो फिर सेम चीज़ हम दाऊद के लिए भी कह सकते हैं कि इतने सालों से कोई फ़ोटो नहीं आया, कुछ नहीं आया। नहीं, बहुत सारी लेटेस्ट आई थी। हाँ, कॉल रिकॉर्ड चलाए गए थे आज तक पे, जिसमें दाऊद की ही आवाज़ है वो, और वो फैक्ट है, और वो लेटेस्ट हैं, वो पुराने भी नहीं हैं। वो ऐसा नहीं है कि 20 साल पुराने हो, वो मुश्किल से 1-1.5 साल पुराने हैं। अच्छा। हाँ, जो आज तक ने चला है, कुछ शायद APP ने चला है, कुछ और चैनल्स ने चला है, वो सब असली हैं, वो सब कोई फेक नहीं है, वो सब में दाऊद की ही आवाज़ है। तो वो मतलब जीवित है। पर ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था ऑपरेशन चाचा जान वाला, वो ऑपरेशन अगर उस पर्सपेक्टिव से देखे कि मतलब ये तो अब चलो हम नहीं बोल सकते कि हाफिज़ सईद की डेथ हुई या नहीं हुई, ये तो पाकिस्तानी बता सकता है अब इससे ज़्यादा। तो बबलू श्रीवास्तव का क्या उसके बाद में प्रतिक्रिया थी? कुछ नहीं, जेल में है। कभी उस बारे में सोचा भी नहीं कि उससे इंटरव्यू लिया जाए? हाँ। वो इंटरव्यू देगा भी नहीं,
क्योंकि उसका इंटरव्यू लेने के लिए आपको बहुत सारी प्रोटोकॉल क्लियर करनी पड़ेंगी, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, जेल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर जाके वो इंटरव्यू देगा। वो आपको इंटरव्यू क्यों देगा? फेयर इनफ। हाँ, क्यों देगा? आपकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो सज़ा काट रहा है उम्र कैद की, वो जेल में बैठा है। सबसे डेंजरस क्रिमिनल कौन है जो इंडियन जेल में बंद है? जो आम आदमी को परेशान करे वो सबसे डेंजरस है। तो सभी हो गए। सभी हैं। एक क्रिमिनल कितना डेंजरस होता है? जब वो आपकी जान तक ले सकता है, आपके परिवार की जान ले सकता है, आपका सब कुछ ख़त्म कर सकता है, वो डेंजरस है। कितना इसमें कितना कम और कितना ज़्यादा करना है ये आप अपनी विवेक से, अपने बुद्धि से तय कर सकते हैं। क्रिमिनल होता है, वो कितना ज़्यादा है कितना कम है ये इसका कोई पैमाना नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको चोट पहुँचाई है वो आपका नुकसान है। आपने कभी नेगेटिव साइड देखा है इस दुनिया का? सबसे बड़ा नेगेटिव साइड ये है कि अगर आप ख़त्म है तो ख़त्म है। आप एक बार एंट्री है, एग्ज़िट नहीं है, इन है आउट नहीं है, इसमें कोई एग्ज़िट नहीं है। आप एक बार घुस गए ये दलदल है, आप इसमें कितना भी निकलना चाहो निकल नहीं आउट सकते। फिर सिर्फ दो ही है, या तो आपकी मृत्यु होगी या आप जेल पहुंचोगे, बस, या आप हमेशा भागते रहोगे। या तीसरी हमेशा चीज़। भागते। अगर आपके पास किसी का सपोर्ट नहीं है तो भागते रहोगे, नकली पासपोर्ट बनाते रहोगे। इसके बाद आपका एक पॉडकास्ट नकली पासपोर्ट के ऊपर भी है बहुत सही, वो बहुत डिफरेंट पॉडकास्ट होगा, उसमें बहुत सारे सबूत भी दूंगा मैं। तो ज़िंदगी ऐसी है, ऐसे बहुत लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ मुंबई माफिया का जो भाग रहे हैं और चुप रहे हैं। एग्जाम्पल्स कुछ? छोटा राजन ग्रुप के ही बहुत सारे लोग हैं, हेमंत पुजारी उसमें से एक है, गुरु साटम उसमें से एक है। कितने नाम बताऊँ? उनके पास किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है। जिसमें गुरु साटम ने तो धोखा भी दिया है। हाँ एग्जैक्टली। इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ गुड नोट टू एंड ऑन। मैं यही चाहता था कि लोग इसके नेगेटिव साइड को महसूस करें, देखें, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे चीज़ें बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बताई जाती है, स्टोरी टेलिंग के मैनर में कही जाती है। कहना कोई कुछ चाहता है, समझ में कुछ और आता है। उसके लिए मैं चाहता था कि आपसे लोग वो नेगेटिव एस्पेक्ट को भी जाने। नेगेटिव सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इस बार घुस गए तो मर के निकलोगे। अगर यही रियलाइज़ करना जरूरी है। और अगर आप बड़े माफिया बन गए तो भी आप मर के ही निकलोगे। छोटे रह गए तो आप दुनिया ज़िंदगी भर भागते रहोगे, ना आपकी फैमिली होगी, ना कुछ होगा, ना आपका कुछ होगा। आप जो एक मेंटली डिस्टर्ब हो गए वो मुझे पता है कि कितना होते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोग ऐसे लोगों से मिला भी हूँ, देखा भी हूँ, जाना भी हूँ। सिर्फ इंडिया के नहीं, विदेश के भी। तो लगता बहुत है कि पैसा बहुत मिल जाएगा, लोग मुझसे डरेंगे, लेकिन नेगेटिव साइड बहुत है। तो इससे क्राइम से दूर रहें तो उचित है। ये मेरा सबसे एक सुझाव है, सबसे रिक्वेस्ट है कि क्राइम से दूर रहें। लगती बहुत बढ़िया दुनिया है फिल्मों में कि गुंडा आया, सबको गोली मार के चला गया। और आजकल की सीरीज़ देख लीजिए जी, दाऊद पे जो सीरीज़ बनी है वही। दाऊद की नहीं, और भी बहुत सारी सीरीज़ बनी है जो सो कॉल्ड माफिया बनाने की कोशिश की गई है कि ये यहाँ रह रहे हैं, किसी की मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस के डंडा कर दिया, वो सब इस तरीके बने। उसमें सिर्फ आप ग्लैमराइज जो है क्राइम को ही कर रहे हैं जी। तो लोगों को लगता है क्रिमिनल बनने में बड़ा फ़ायदा है। तो मैं क्राइम को बहुत नज़दीक से देखा है, मुझे मालूम है कि क्राइम में कितने नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। तो उससे दूर रहें, यही मेरा सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। ओके अंबर जी, थैंक यू सो मच एक और कॉन्वर्जेशन के लिए। थैंक यू सर। इसके बाद में और कई सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, बट इस पॉडकास्ट पे यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।